एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र की धारा, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र की धारा संपूर्णता का गान है। हिंदी, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी अनेकता में एकता का प्रमाण है। होली, दिवाली, ईद, वैसाखी, होली, दिवाली, ईद, वैसाखी, मैं क्रिसमस संग मनाता हूँ। भारत मेरे रोम रोम में इसकी महिमा गाता हूँ। खेतों में हरियाली इसके, खलिहान अन्न से भरे हुए, खेतों में हरियाली इसके, खलिहान अन्न से भरे हुए। आप सभी के आत्मीय समन्वयक से इन राष्ट्रीय कार्यशालाओं का है भाग्य जगे। आप सभी के आत्मीय समन्वयक से इन राष्ट्रीय कार्यशालाओं के है भाग्य जगे। निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की, निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की मैं कहानी आज सुनाता हूँ। है गर्व मुझे अपनी माटी पर, इसकी महिमा गाता हूँ, इसकी महिमा गाता हूँ। एक बार पुनः मैं उमेश कुमार प्रजापति अलग आप सभी का आज के 42वें राष्ट्रीय कार्यशाला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी आज के राष्ट्रीय कार्यशाला के विषय से भली भांति अवगत हैं। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ, आज का जो विषय है भाषा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, शक्ति, सीमाएं एवं संभावनाएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, चूंकि ये जो राष्ट्रीय कार्यशालाएं हैं, हम भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्वयं पोर्टल पर चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत जो चला रहे हैं, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस अवसर पर हम सभी की ज्ञान चेतना जागृत करने के लिए डॉक्टर रुचि कुमारी शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी महोदया जुड़ी हुई हैं। मैम, मैं बहुत ही आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में जिनके मार्गदर्शन में, जिनके अथक प्रयासों से हम इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाओं या कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं, हम सभी के लिए परमादरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय। सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला का संचालन सुश्री रुखसाना खातून, छात्रा, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज करेंगी। महोदया, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और चूंकि समय की मर्यादा का हमें ध्यान रखना है, और सीधे तौर पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा रुखसाना जी से कि आज के कार्यक्रम की संचालन आप संभालें। स्वागत है। शुभ संध्या सभी को। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाकर तकनीकी रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुदुचेरी के जो हिंदी विभाग द्वारा प्रत्येक बुधवार को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला में ये जो 45वीं राष्ट्रीय कार्यशाला है, इस अवसर पर मैं रुखसाना रफी अहमद, गोंडा, उत्तर प्रदेश से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज की जो हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला है, इसका विषय है भाषा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, इसकी शक्ति, सीमाएं और संभावनाएं। इस अति महत्वपूर्ण विषय पर हमारी जो है ज्ञान चेतना को जगाने, हमारे ज्ञान में विस्तार करने और भाषा और प्रौद्योगिकी के विषय से संबंधित एक और नए विषय पर महत्वपूर्ण परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ आभासी माध्यम से डॉक्टर रुचि कुमारी शर्मा मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसी क्रम में राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला के संयोजक और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिनके कारण ही आज हम सब इस राष्ट्रीय कार्यशाला की जो ये व्याख्यान श्रृंखला है, इससे जुड़ सके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम के सह संयोजक श्री उमेश कुमार प्रजापति अलख जी का भी स्वागत करती हूँ, और देश विदेश से हमारे साथ जितने विद्वान और भाषा चिंतक, अध्येता इत्यादि सभी जुड़े हैं, मैं सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आप सबका इस कार्यक्रम में, आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस व्याख्यान श्रृंखला की जो 45वीं कड़ी है, इसमें जो हमारे साथ व्याख्यान के वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रुचि कुमारी शर्मा मैम, मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। मैम, आप क्राइस्ट एकेडमी इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज के कला और मानविकी विभाग में हिंदी की सहायक आचार्य हैं। आपने 2024 में उत्तराखंड के HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा पर अपनी PhD पूरी की है। आप एक शोधार्थी के रूप में स्नातक और परास्नातक स्तर पर 3 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रही हैं, और आपको 3 से 4 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। आपने UGC द्वारा आयोजित नेट JRF की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है।
मैम ने विभिन्न विषयों पर लेख, आलेख इत्यादि भी लिखे हैं। आपके लगभग 7 से 8 लेख आदि अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। आपने GIN पाठ्यक्रमों के अंतर्गत डिजिटल साहित्य और फॉरेंसिक भाषा विज्ञान पर कार्यशाला में प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र वाचन भी प्रस्तुत किया है। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति आपका जो गहन लगाव है, इस गहन लगाव के देखते हुए आपको पटना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर में स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपकी रुचि संक्षिप्त शोध क्षेत्रों में लोक संस्कृति, आत्मकथाएं और फॉरेंसिक भाषा विज्ञान, मौखिक परंपरा और डिजिटल साहित्य इत्यादि जो है ये आपकी रुचि के विषय हैं। आपने इन पर लेख, आलेख इत्यादि लिखे हैं। आपके कुछ प्रकाशित लेख इत्यादि की सूची इस प्रकार है। भारतीय संस्कृति में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की दृष्टि में अग्नि की उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सामाजिक उपादेयता, हिंदी का वैश्विक परिदृश्य में डॉक्टर सुषमा बेदी का योगदान, राष्ट्र निर्माण में स्त्रियों की भूमिका के संदर्भ में डॉक्टर APJ कलाम की वैचारिक दृष्टि, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की राष्ट्रीय चेतना, आदर्शों के आलोक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके अतिरिक्त कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में भी आपके लेख इत्यादि प्रकाशित होते रहते हैं। ये मैम का संक्षेप में परिचय था। और इस परिचय के बाद मैम मैं हृदय से आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आएं और आज का अपना जो विषय है, इस विषय पर भाषा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, शक्ति और सीमाएं विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आपका पुनः एक बार हृदय से स्वागत है। धन्यवाद महोदया। इस कार्यक्रम के संचालक महोदय, संयोजक महोदय एवं सह संयोजक महोदय, सभी विद्वतजन, सभी को मेरा सप्रेम सादर नमस्कार। तो आज भाषा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, शक्ति, सीमाएं एवं संभावनाएं, यह मेरा विषय है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्वयं अभी अक्षम हूँ, नहीं कर पा रही मैं, तो यह एक तरह से सीमा ही है। शक्ति से पहले ही सीमा हमको नजर आ गई। तो आज जो एक चर्चा चली है कि मनुष्य का स्थान लेने वाला है, तो यह सरासर हम अभी भी देख पा रहे हैं कि गलत ही साबित हो रहा। हमारे समक्ष उदाहरण है, हाथ कंगन को आरसी क्या हम कह सकते हैं। तो इसी के साथ अपना वक्तव्य मैं शुरू करना चाहूंगी बिना ज़्यादा समय गंवाए। तो भाषा, जब हम भाषा की बात करते हैं तो मुख्यतः किसी ऐसे विषय की कल्पना सहज ही हमारे मस्तिष्क पे उमड़ पड़ती है जो साहित्य से जुड़ा हो। जैसे हिंदी भाषा की बात करते तो उसके साहित्य का हमें स्मरण हो आता है। अंग्रेजी भाषा की बात करते तो अंग्रेजी साहित्य की बात हमारे जहन में आ जाती है। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है, सच तो यह है कि महज एक विषय नहीं है, यह सभी विषयों की पहली शर्त है भाषा। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी भी विषय को तो क्या चाहिए उसके लिए? शब्द चाहिए, वाक्य चाहिए, यानी संप्रेषण की आवश्यकता होती है। हर विषय में संप्रेषण जरूरी है। इसीलिए भाषा का संबंध केवल एक साहित्य से नहीं बल्कि भाषा का संबंध सभी विषयों से माना जाता है। कुछ ऐसी चीजें मैं एक तरह से बुनियादी बातें जो है भाषा पे, उसको बताते हुए स्टार्ट करना चाहूँगी, शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि लगभग 41-42 सेशन के बाद आप इतना जान रहे होंगे। फिर भी मैं एक बार पुनः भाषा की परिभाषा दोहरा। अगर भाषा की परिभाषा याद करें तो उसमें क्या मिलता है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जो विचार विनिमय का साधन है। यह मानव विचारों को, भावों को एक तरह से प्रकट करता है। लोग इससे विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब यही परिभाषा जो हमारी है, यादृच्छिक का मतलब आपको पता होगा, फिर भी माना हुआ होता है। माना हुआ ध्वनि संकेत जो है हमारे द्वारा माना हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आदान प्रदान करना, भाव विचार आदान प्रदान करना। जब इस परिभाषा पे हम गहन दृष्टि डालते हैं तो हमको क्या पता चलती है, कौन सी बात मालूम पड़ती है कि इसकी जरूरत के पीछे का मूल सत्य पता चलता है कि आदान प्रदान है। आदान प्रदान से हमारा क्या आशय होता है कि दूसरों के साथ हम अपनी बातों को साझा करते हैं, जिससे हमारी ज़रूरतें पूर्ति होती है, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, हमारी कई परेशानियां दूर होती है, हमारी कई ज़रूरत पूरी होती है। तो इस तरह से, इस दृष्टि से अगर हम भाषा को देखें, उसके मूल ज़रूरत या महत्व को हम देखें ध्यान से, तो हम कह सकते हैं कि आज टेक्नोलॉजी के आगे हमको नतमस्तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तकनीक ने ही भाषा का काम आसान किया है। आज भाषा
कि जो आदान प्रदान की प्रक्रिया अगर भाषा है एक तरह से, तो इसके पीछे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमको सच में टेक्नोलॉजी का लोहा मानना पड़ेगा। आदान प्रदान वाली प्रक्रिया को इसने और तीव्र कर दिया है आज के समय में। आज जो कहा जाता है कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक तरह से भूमंडलीकरण का दौर है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरी मुट्ठी में ही पूरा संसार है हमारे, तो उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो टेक्नोलॉजी का है। आपको आज बस एक क्लिक करने की जरूरत है, जो भी विचार आपके भीतर है, जो भी जरूरत आपकी है, सब पूरी दुनिया के साथ आप साझा कर सकते हैं। दुनिया भर में एक क्लिक से आप अपने विचार को प्रसारित प्रचारित कर सकते हैं। एक जो भाषा को लेकर सीमा रेखा खींची गई थी, वह भी बहुत हद तक अब टेक्नोलॉजी की मदद से मिट चुकी है। अब एक तरह से आप पलक झपकते ही जिस भाषा में चाहे उस भाषा में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। दूसरे किसी भाषा में किसी और का कथन है तो आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज अनुवादक की दरकार उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। यह एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ज्ञान का एक विस्तृत स्रोत आपके लिए खुल गया है टेक्नोलॉजी की मदद से। एक से बढ़कर एक ज्ञान का भंडार अब सुलभ है, तो हम देख रहे हैं कि प्रौद्योगिकी क्रांति लेकर आई है। इस दृष्टि से सच में प्रौद्योगिकी क्रांतिकारी एक कदम है। अब इन सब जो ये सारी बातें एक तरह से ऐसी हैं जो कि हम हर लेक्चर में लगभग देख रहे होंगे। भाषा प्रौद्योगिकी से संबंधित इतने लेक्चर हुए हैं कि ये हम खुद महसूस करें, आज हम एक दूसरे के साथ इस तरह वर्चुअल, जिसको आभासीय मंच कहते हैं, आभासीय मंच के माध्यम से बातचीत करने में सफल हैं, सक्षम है, तो इसका माध्यम भी टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है। तो यह ऐसी चीज है जो हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। तो एक नजर इसके इतिहास पर भी दौड़ाना जरूरी है। भाषा सामान्य तौर पे हम समझ रहे हैं, प्रौद्योगिकी हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो इसकी यात्रा है उसको भी समझने की आवश्यकता है। सर आगे। भाषा, अब भाषा की परिभाषा हमको पता है, लेकिन उसके गुणों को देखकर, उसकी प्रवृत्ति को देखकर कुछ विद्वान विचारक क्या मानते हैं कि एक जन्मजात सहज प्रक्रिया है भाषा। भाषा क्या है? एक जन्मजात सहज प्रक्रिया है। यह मैं इसलिए बताना जरूरी समझती हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे भाषा के गुण आपको गिनवाने हैं, इसलिए आवश्यक है क्योंकि टेक्नोलॉजी से जो बातें भाषा के संदर्भ में यहाँ पे लागू हो रही है उसको बताने के लिए यह जो बातें कही जाती है भाषा के विषय में, वह भी जानना जरूरी है। एक विद्वानों का एक मत ऐसा है कि एक सहज जन्मजात प्रक्रिया होती है भाषा, लेकिन दूसरे जो एक तरह से मानव विज्ञानी है वो क्या कहते हैं, भाषा कोई जन्मजात प्रक्रिया की श्रेणी में उसको नहीं लेके उसको एक तकनीक मानते हैं। क्या मानते हैं वो? कि एक तकनीक है भाषा। तकनीक किस लिए है भाषा? क्योंकि हमारी एक दुनिया कायम होती है भाषा की बदौलत, सामाजिक संबंधों को बनाने में मदद करती है भाषा, आकार देती है हमारे भावों को। टेक्नोलॉजी क्या करता है? जो आइडिया, जो विचार हमारे मन में है, उस विचार को आकार देता है। भाषा के संदर्भ में इसको जो टेक्नोलॉजी मानते हैं, प्रौद्योगिकी मानते हैं, वो भी यही मत देते हैं कि भाषा क्या है? मानव के भीतर जो विचार है उसको आकार देता है, उसके अनुभवों को भी आकार देने का काम करता है। इस दृष्टि से इसको तकनीक के रूप में भी कुछ लोग देखते हैं। लेकिन हम क्या माने भाषा को, उसके लिए तो हमको सबसे पहले जानना जरूरी है कि तकनीक क्या है, क्योंकि हम तकनीक की एक अलग ही परिभाषा आज समझते और जानते हैं आज के समय में। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, तो टेक्नोलॉजी ग्रीक शब्द है। दो टेक्नोलॉगिया शब्द एक है, उसी से बना टेक्ने यानी कला, कौशल, शिल्प, लॉगस यानी ज्ञान या विज्ञान के समूह को लॉगस कहते हैं, लॉगस। इससे इसको जोड़कर बना है कला या कौशल का व्यवस्थित अध्ययन। क्या है? टेक्नोलॉजी है, उसका अध्ययन अनुप्रयोग टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब हम अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी हम पढ़ते आए हैं, यह शब्द, इससे हमारे यहाँ तकनीक भी शब्द विकसित हुआ है। जब अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं तो 17वीं शताब्दी के समय हमको यह देखने को मिलता है कि यह एक तरह से जो अनुशासन के रूप में, एक अकादमिक अनुशासन के रूप में इसका प्रयोग होता था।
हायर लेवल पे जो स्टडीज़ है, रिसर्च है, उसको लेकर इसका प्रयोग किया जाता था इस शब्द का। धीरे धीरे क्या हुआ, 20वीं सदी तक आते आते, 20वीं शताब्दी में आते आते इसका अर्थ क्या होने लगा, वैज्ञानिक ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग के अर्थ में। इसका यानी अर्थ आप देखते आए हैं, भाषा विज्ञान की बात भी हम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि शब्द अपने उसी मूल अर्थ में नहीं होते, बदल जाया करते हैं। तो टेक्नोलॉजी शुरू में जिस अर्थ में प्रयोग होता था, आज उसका प्रयोग उससे भिन्न अर्थ में होता है। आज वैज्ञानिक ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसी दृष्टि से हम आज टेक्नोलॉजी की चर्चा करने वाले, प्रौद्योगिकी या तकनीकी की चर्चा हम वैज्ञानिक ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग के रूप में आज करेंगे। सर आगे जी। तकनीक, अब जब हम इसका एक व्यावहारिक ज्ञान के रूप में जब इसका प्रयोग देखते हैं तो भाषा को सीखने, सिखाने और प्रयोग में कैसे महत्वपूर्ण है यह टेक्नोलॉजी, कैसे यह तकनीक एक तरह से हमारे यहाँ क्रांति लेकर आया है। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसके इतिहास को भी समझना आवश्यक है। 16वीं सदी में प्रिंटिंग क्रांति आई थी, एक तरह से प्रेस वाली क्रांति जिसको आप कह सकते हैं। वहाँ से जो हम, इसीलिए मैंने उसको बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की वहाँ पे कि भाषा टेक्नोलॉजी कैसे मानते थे। एक तरह से ये मानते थे कि मुंह से निश्रित वाणी जब आप लिख देते हैं तो लिखने के बाद क्या है, वो उसी समय खत्म नहीं हो जाता, वो संरक्षित हो जाती हैं चीज़ें। जैसे अभी रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, तो यह भी क्या है कि ये संरक्षित टेक्नोलॉजी की मदद से, ये टेक्नोलॉजी हो गया अब ये। तो उस समय क्या हुआ, प्रिंटिंग क्रांति आई, छपाई, मुद्रण के द्वारा भाषा जो सिर्फ बोलने तक सीमित जो भाषा है उसको लिखकर, छापकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करने वाली क्रांति आई। उसके बाद जब हम 1800 के दशक में देखते हैं तो दृश्य शिक्षण वाली क्रांति आई। इसमें क्या हुआ, इसमें यह बदलाव हुआ कि हमारे पास, जिसको हम प्रोजेक्टर भी आज के समय में कह सकते हैं, कि उसके माध्यम से हमारे समक्ष जो ज्ञान का भंडार है वह खुला। उसके माध्यम से चीज़ें हमारे सामने परोसी जाने लगी। उसके बाद 1950 के दशक से भाषा प्रयोगशाला, जिसको आज लैंग्वेज लैब्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या है, ऑडियो वीडियो कई तरह के उपकरण आप देखते हैं। आज भी मैं भी अपने बच्चों से करवाती हूँ इस तरह के प्रयोग। आज तो खैर काफ़ी डेवलप हो चुका है, हर क्षेत्र में लगभग ऑडियो वीडियो आमतौर पर प्रयोग में लाया जाता है। तो यह क्रांति की तरह ही है एक तरह से, जो टेक्नोलॉजी से संभव है कि अब आप क्या है, जो भी इच्छा, जो भी विषय आपको आपकी इच्छा से किसी भी विषय पे आप वीडियो क्रिएट कर सकते, किसी भी विषय पे आप ऑडियो, जैसा मान लो कि कई बार क्या होता है कि हमको अपना कुछ चाहिए, अपना, हम महसूस कर रहे हैं कि ज्ञान का जो भंडार हमारे समक्ष उपस्थित है, कई पटल पे जो चीज़ें परोसी जा रही हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, अपने विचार को हम अलग रूप में देखते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आज हमारे पास सुविधा है कि हम अपने मनोअनुकूल एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो यह भी एक तरह से 1950 के दशक के बाद आज उसका एक तरह से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में हम देख पा रहे हैं इसको, लेकिन यह शुरुआत इसी समय से लगभग हो गई थी लैंग्वेज लैब के माध्यम से। सर आगे। और आज के समय की अगर हम बात करें तो आज हम वेब 2.0 की दुनिया में हैं। अब ये वेब 2.0 क्या है, इसके लिए एक एक जब हम उदाहरण देखते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमको समझ में आता है। लगभग कहा जाता है कि 1990 के दशक से शुरू हुआ था गूगल सर्च इंजन, जो आप देखते हैं, जिस पे आप क्या करते हैं कि कुछ टाइप करते हैं, जो जानकारी आपको चाहिए होती है वो प्रेषित कर, वहाँ पे हमको क्या है, वो लिखित रूप में हमको मिल जाती है जानकारी। तो वो वेब 1.0 माना जाता है। उसी तरह क्या है कि उसमें क्या होता था कि ज़्यादातर आपके पास वो ऑथोरिटी नहीं थी, कह सकते कि आपके पास इतनी
ताकत आपको नहीं मिली थी तब टेक्नोलॉजी के द्वारा कि आप अपने मन से उसमें बदलाव ला सके, आप उसमें खुद से लिख सके। जो जानकारी वहाँ पे प्रेषित है आपको उसी जानकारी के अनुकूल जाना था। या आप संतुष्ट हो नहीं हो, ये आपका अपना मत है, आप कॉपी कलम पे लिख सकते हैं, आप लोगों के सामने भाषण दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बदलाव करने का वो टेक्नोलॉजी, वो एप्लीकेशन आपको जो चीज़ें दे रहा है उसमें बदलाव करने की समर्थ आप में नहीं थी। ठीक है, वो आपको नहीं मिला था। फिर वेब 2.0 आता है। इसमें जैसे कि आप फेसबुक वाली दुनिया में जाते हैं, ट्विटर वाली दुनिया में जाते हैं, तो क्या है इसमें कि सिर्फ लिखने पर, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ऐप, कोई ऐप है, कुछ है, तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं प्रोवाइड कर रहा है कि आप उसमें जानकारी ले सकते हैं, उससे आप उसमें कुछ अपना भी डाल सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए आपको खुली दुनिया आपके लिए छोड़ दी गई है। आप उसमें अपने अनुसार क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं, वहाँ जो जानकारी है उसको उठा सकते हैं। तो इस तरह की क्रांति आई और इसका समय लगभग 2005-06 के बाद माना जाता है। इस तरह की क्रांति आई हमारे यहाँ और अब कहा जा रहा है कि हम दूसरे से तीसरे की ओर शिफ्ट करने वाले हैं, वेब 3.0 की तरफ हम जा रहे हैं। जो कि यह क्या होगा, कितना हमारे लिए कारगर होगा, यह तो एक तरह से शिफ्ट करने के बाद धीरे धीरे अभ्यस्त होंगे, तब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। पर अभी जैसे ये सूचना में क्रांति आई है तो धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हमको एक तरह से हम समर्थ कितने ज़्यादा हो पा रहे टेक्नोलॉजी की वजह से, कितनी ज़्यादा हमको सुविधा प्राप्त हो रही है। आज जो मैंने कहा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक क्लिक पे दुनिया आपकी है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं किस तरह से परिवर्तन हुआ है। एक एक क्षण में नहीं हुआ, एक लंबी परंपरा रही है, काफ़ी वर्षों का वह प्रयोग रहा है, जिससे यह आज जाके आज जो आप अपनी दुनिया में टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, इसका बदलता रूप देख रहे हैं। अब डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर ने भाषा को अधिक सुलभ बनाया। ये अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भाषा का हम सीधा अर्थ लेंगे, साधारण अर्थ लेंगे। भाषा लिखने बोलने में जो आप उपयोग करते हैं शब्द और सेंटेंस के माध्यम से, उसी भाषा के लिए, जो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा, इसी तरह की चीज़ों के लिए जब हम स्पीक पल, हिंदी में एक तरह से आपके लिए है एआई, जो कि यहाँ मैं सिर्फ स्पीक पल की बात नहीं करना चाहूँगी। जैसे कि कई भारतीय हम देख पाते हैं कि वो अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास अब कई सुविधा हैं। कई नेटिव स्पीकर कहते हैं कि वहाँ के जो मूल निवासी है उससे घर बैठे भाषा सीखिए। हमारे यहाँ कई तरह के ऐप है इसके लिए। अब एआई भी सुलभ है कि एआई के माध्यम से भी आप 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल, उपलब्ध है आपके लिए। तो ये सारी सुविधाएं एक तरह से भाषा में प्राप्त है आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू। हिंदी में उसी तरह स्पीक पल है एआई, जो कि आपको, जो एक तरह से जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए। और देखिए कि किस तरह से प्रचार किया जाता है। एक तो पहली क्रांति भाषा से यह आई कि आप कहीं भी, देश के किसी भी कोने में कोई बैठा है, उसकी भाषा सीखना चाहते हैं तो आप उससे सीधे जुड़कर, कोई ऐप के थ्रू आप जुड़कर सीख सकते हैं। अब एक जो दूसरी क्रांति यहाँ पे आ रही है उसमें यह बात है कि आप अब सिर्फ इंसान से नहीं सीखेंगे, क्योंकि इंसान के साथ एक लिमिटेशन है, एक बंधन है कि वो आपके लिए शायद 24 घंटे सुलभ नहीं हो, उसका एक समय निर्धारित किया गया है उसके लिए। जैसे अभी हम लोग लाइव चर्चा कर रहे हैं तो हमारे लिए एक समय निर्धारित है, इसी दौरान 12 बजे 1 बजे हम चर्चा नहीं कर सकते। तो लेकिन किसी के पास ऐसा ही समय है, सिर्फ मान लीजिए पढ़ाई की वजह से, काम की वजह से उसके पास वह समय नहीं है कि किसी इंसान से बैठकर वह सीख सके, वहाँ की भाषा जान सके। तो उसके पास अब क्या है, उसके पास 24 घंटे तक सुविधा है सीखने की। वह अब कभी भी एआई के माध्यम से कहीं की भाषा सीख सकता है। ये हिंदी के लिए स्पेशली है, इसलिए मैंने हिंदी वाला यहाँ पे डाला है। ऐसे कई ऐप है भाषा सीखने के लिए। इसी क्रम में जो एक तरह से भारत सरकार भी आजकल प्रोत्साहन दे रही है हिंदी को, और हिंदी के क्षेत्र में चाहती है सरकार भी यही। और हम एक तरह से भारतवासी, और हिंदी जब हमारी इतनी बहुत ही परिपक्व भाषा भी है, तो हम यही चाहेंगे उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो। तो उसके लिए एक अनुवादिनी नाम से भी ऐप है, अनुवादिनी, जो कि क्या करती है कि ग्लोबल वॉइस, वीडियो, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन टूल्स, ये सब वहाँ पे आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके माध्यम से आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट, यानी कि जो हमारे पास जो लिखित चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, उसको हम एक भाषा से दूसरी भाषा में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम चाहे तो ऑडियो में भी
वीडियो में भी, हर फॉर्म में ट्रांसलेट करने की सुविधा है। हालांकि मैंने इसको सिर्फ देखा है, जाकर वहाँ पे जो जो सुविधाएं प्राप्त है उसको देखा। यूज़ करने के लिए जब मैं उपयोग करने गई तो उसमें मुझे यह भी बात मिली कि स्वयं पोर्टल से भी अनुवादनी का काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेट हो रहा है, ऐसा मुझे देखने को पढ़ने को मिला। और कई एक तरह से जो टेक्निकल कोर्सेज हमारे यहाँ हैं उसकी जो किताबें हैं उसको भी धीरे धीरे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश हो रही है अनुवादनी के द्वारा। यह सब मुझे पढ़ने को लिखने को मिला। हालांकि उसकी रेटिंग मुझे बहुत अच्छी वहाँ पे नहीं नज़र आई, और मैंने कोशिश की तो अब चाहे इंटरनेट हो या जो भी माध्यम हो जिसमें दिक्कत हो, मैं बहुत सफलतापूर्वक इसका उपयोग नहीं कर पाई, मेरे लिए बहुत आसान नहीं रहा। लेकिन हालांकि सीखने के बाद शायद मेरे लिए आसान हो जाए, पर मैंने महसूस किया कि इसमें कई सुविधाएं आपको दी गई हैं हिंदी के लिए, कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ हिंदी नहीं, आपकी 22 जो रीजनल लैंग्वेज है, जो 22 क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी उसमें से एक है आपकी एक भाषा, प्रमुख भाषा भारत की, तो यह 22 भारतीय भाषाओं में काम करता है। ट्रांसलेशन का कार्य हम ले सकते हैं, वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट में से लेके ऑडियो वीडियो सब प्रोवाइड करता है यह। इसके साथ ही फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषाओं में भी अगर मुझे कुछ चाहिए तो वहाँ से भी या उनकी भाषा से अपनी भाषा में भी ट्रांसलेट करने की सुविधा। और कोई एक विदेशी भाषा नहीं, 30-35 से ऊपर विदेशी भाषाओं का उसमें जिक्र था। उतनी भाषा लगभग आप इसमें उपयोग में ला सकते, उतनी भाषा में लगभग यह सक्षम है आपको तरह तरह से जानकारी देने में। सर आगे। हाँ, मशीनी अनुवाद का विकास एवं प्रभाव। यह मुझे लग रहा है कि यह कोई नई चीज़ नहीं है। अगर मैं मशीनी अनुवाद की बात करूं तो यह बहुत नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं, गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग करते आ रहे हैं। और सच पूछिए तो जब शुरू में काफ़ी साल पहले गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग जहाँ होता था, या अचानक से कोई टेक्स्ट हमको इंग्लिश में लिखा मिला, हम चाहते थे अपनी भाषा में इसको सुलभ हो जाता हमारे लिए, अगर तुरंत ट्रांसलेट होकर मिल जाता तो काफ़ी हास्यास्पद हमको देखने को मिलता था। काफ़ी हंसी आती थी पढ़ के, ऐसा लगता था कि पूरी तरह से शब्द वाक्य उस फॉर्मेट में ही नहीं है, बिल्कुल अर्थ सही नहीं दे रहे। लेकिन अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, और सिर्फ यह बताने की बात नहीं है, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि अब उतने बुरे दिन हमारे नहीं है। अब जो गूगल ट्रांसलेशन है उसमें काफ़ी अच्छे अनुवाद हमको देखने को मिल जाते हैं। अब उसमें काफ़ी सुधार हो चुका है। इसमें कई ट्रांसलेशन के लिए कई प्लेटफॉर्म्स भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर भी है, गूगल ट्रांसलेट भी है। इसके द्वारा हम मशीनी अनुवाद कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट हमको एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण किया हुआ मिल जाता है। लेकिन इसके साथ भी एक चुनौती है ही हमारे पास। सांस्कृतिक एवं भावनात्मक सूक्ष्मताओं का सही अनुवाद अभी भी चुनौतीपूर्ण है। कहने का मतलब है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ एक खास क्षेत्र से संबंधित होती है, एक खास क्षेत्र के लोग ही उसको समझ पाते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि कई बार हमें भी दिक्कत होती है, भारत में इतनी भाषाएं हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अगर हम शिफ्ट करते हैं, कोई ट्रांसलेटेड कृति या फिर ओरिजिनल कृति भी हमारे सामने उपलब्ध हो, तो भी हिंदी में ही अगर कोई कृति उपलब्ध हो तो भी ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, कई भाषाओं का प्रभाव हमको मिलता है। तो क्या होता है कि हमारे लिए जो हिंदी के शिक्षक है उनके लिए भी बहुत आसान नहीं होता ये जो रीजनल है, क्षेत्रीय है, शब्दों के हर अर्थ को पकड़ना। ऐसे ही मैं एक बार अभी कुछ समय पहले बकरी नाटक पढ़ा रही थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, तो उसमें एक शब्द आता है, बड़ी डामिस महिला है, ऐसे शब्द है उसमें, डामिस महिला है। तो वैसे तो साधारण तौर पे हम अपनी बुद्धि से उसका अर्थ लगभग निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक होने के नाते मैं समझती हूँ कि हमारा कर्तव्य भी बनता है एक बार चेक कर लेना, एक बार जाकर देख लेना कि शब्द क्या है, आखिर यह है कि नहीं हमारे यहाँ। तो उस पर सर्च करने के दौरान मुझे पता चला कि इलाहाबाद आसपास के क्षेत्रों में डामिस शब्द चलता है जो डोमिनेटिंग उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जब हम जो कि यहाँ के बोलने वाले हैं उनके लिए कभी कभी कठिनाई हो जाती है, ऐसे शब्द जब क्षेत्रीय आ जाते हैं तो समझने में हमें एक तरह से
या देर नहीं लगनी चाहिए कि जो मशीन से अनुवाद हो रहे वो भी इस तरह की कई चीजें आती होंगी जो क्षेत्र से संबंधित है, किसी भाषा की अपनी पहचान अपने गुण को प्रेषित कर रही है, तो वो चीजें यहाँ भी मुश्किल हो जाती है हूबहू ट्रांसलेट करना। या आप देखिए तो कह सकते हम कि हूबहू उसी अर्थ उसी भावों को वहां पे दर्शाना। ठीक है, तो आगे सर, आगे स्लाइड। अब यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहूंगी। थोड़ा हास्यास्पद भी है और मतलब मनोरंजन, मेरे लिए तो मनोरंजक रहा, क्योंकि हिंदी वाले अगर देखेंगे तो उनके लिए मनोरंजक ही होगा लगभग, जिनको हिंदी आती है। कुछ कुछ होता है, शब्द सुनते ही हम पूरी तरह से उस फिल्म में डूब जाते हैं और ये शब्द अपने आप में हमको वो एहसास कराने में सक्षम होता है। भारतीय शब्द जो कुछ कुछ होता है अगर कोई कहे तो हम तुरंत कुछ कुछ होता है वाले फील में चले जाते हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी में इसका अनुवाद देखें तो क्या है, समथिंग और अदर इज हैपनिंग। अब इससे तो कोई बात ही नहीं बन रही। उसी तरह ना तुम जानो ना हम, निदर डू यू नो नॉर डू आई। मर्द, मर्द फिल्म भी काफी प्रसिद्ध रही हमारे यहाँ। मर्द को देखो, मैन, मैन से क्या निकला है, कोई उस तरह का जो मर्द को दर्द नहीं होता, इस तरह के जो डायलॉग्स हम सुनते आ रहे हैं, अगर वहाँ पे मैन अगर शब्द डाल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात बन पाएगी। हम वो चीज महसूस कर पाएंगे जो सच में मर्द शब्द से हमको महसूस होता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अब देखिए हमने दिलवाले दुल्हनिया, यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार भी थोड़ा छलक रहा है। इस तरह से हम शब्द गढ़ने के आदी हैं। वहां पे जब इस तरह द ब्रेव हार्ट शेल टेक द ब्राइड और द बोल्ड हार्ट शेल विन द ब्राइड, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रभावी वह बन पड़ता होगा। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, स्टिल द हार्ट रिमेन्स इंडियन। आप खुद पढ़कर इसको महसूस कर सकते हैं कि कुछ महसूस नहीं हो रहा। जो हम सचमुच फिल्म के थ्रू जाते हैं, देखते हैं, और जो यहाँ पे देख रहे हैं उसमें काफी अंतर हमको महसूस हो रहा है। बस यही मैं कहना चाहूंगी। और जब बात, सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज, पहले वाला स्लाइड ही अभी, जब ट्रांसलेशन की बात है तो सिर्फ फिल्मों के नाम में नहीं, फिल्म के सीन में भी हमको कभी कभी कुछ हास्यास्पद चीजें देखने को मिल जाती है। जैसे आप एक आपके पास दो उदाहरण यहाँ पे हैं पहले स्लाइड में। एक आप देखिए, यू सेड यू आर वेजिटेरियन बट यू एट मी स्लोली। इस तरह के अनुवाद, इस तरह के अनुवाद आते हैं। और आप खुद देखिए, जन्मांतर का हमारा बंधन है, उसके लिए कितना वाहियात ट्रांसलेशन है। आप खुद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इतनी अंग्रेजी हम सबको लगभग आती है, तो आप खुद महसूस कीजिए कि ये हिंदी आप जानते हैं, ट्रांसलेटेड वर्जन आप देख रहे हैं अंग्रेजी में, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये तो वो चीज है नहीं, वो फील है नहीं, वो बात है नहीं। और ऐसी ही चीजें बाकी भाषा से जो आपके सामने अंग्रेजी में ट्रांसलेट होके आ रही है, बहुत बार उसमें भी ऐसी ही चीजें होती हैं कि बात कुछ और कही जाती है, भाव कुछ और होता है, लेकिन हम उसको किसी और तरह से ग्रहण करते हैं मशीन ट्रांसलेशन के कारण। तो ये एक तरह से चुनौती भी है मशीन ट्रांसलेशन की। लेकिन एक चीज तभी मैं कहना चाहूंगी कि प्रभाव इसका यही है कि आपको जहाँ कुछ नहीं था, जहाँ कोई भी क्लू नहीं था आपके पास, कुछ भी अर्थ नहीं पता था, एक शब्द नहीं पता था, आपको लगभग वह भाव दे देता है, मतलब लगभग आपको बता देता है कि क्या है उसके अंदर। अगर आप एक दो शब्द, एक दो लाइन गलत है वहां पे, तो भी लगभग आप कुछ जानने समझने में सक्षम होते हैं। और यह थोड़ा पहले का है, आज की बात हम करें तो आज ट्रांसलेशन का रूप थोड़ा बदला है। चैट जीपीटी से मैं यही सर्च कर रही थी कि अगर जन्म जन्मांतर का बंधन, इसको क्या देंगे, तो उसने कि वही कि जन्म जन्मांतर के लिए कि बॉन्ड जो लाइफ टाइम बॉन्ड है, ऐसा कुछ उदाहरण दिया। तो जरूरी नहीं कि एक बार ट्रांसलेशन खराब हो जाए तो उसमें सुधार नहीं हो रहा, उसमें परिष्कार निरंतर चालू है। निरंतर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, उसमें परिष्करण भी होता जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसलेशन की बात है, ये आप देखिए, यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल, ये सब ट्रांसलेशन वाली बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रांसलेशन के साथ ही शब्दों के साथ भी खिलवाड़ हो जाता है। मतलब
पूरे के पूरे सेंटेंस को गलत अर्थ में ना परोसकर जो शब्द है वह भी, क्योंकि मान लीजिए कोई सीख रहा है, इंग्लिश मूवी कहते हैं या इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो सीखने के लिए, हिंदी के साथ भी यही बात है कि अगर जिसको हिंदी सीखनी होगी, हिंदी मूवी कही जाती है उसको देखो। सबसे अच्छा तरीका होता है भाषा सीखने का फिल्म देखना, इस तरह की चीजें हमको कही जाती है। तो अब देखिए कि पोस्ट मॉर्टम लिखा है, पोस्टमार्टम हम सबको पता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यू आर नॉट मेड ऑफ फिश एंड ब्लड लिखा हुआ है, फ्लैश एंड ब्लड की जगह। तो जो भाषा सीखने के लिए इस तरह देख रहा है, उसके साथ एक और छलावा इस रूप में होता है। यह भाषा हम समझ रहे, इसके डायलॉग हम दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में समझने में सक्षम है, तो हम अच्छी तरह देख पा रहे क्या क्या इसमें अशुद्धियां हैं। लेकिन जो नहीं, जो इसी को पढ़ के सीख रहा, उसके लिए सचमुच यह काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। आगे तो ये मैं बात करना चाहूंगी चैट जीपीटी भाषा सीखने में नया युग, या असल में चैट जीपीटी भाषा सीखने में सच में एक नए क्रांति की तरह मैं लूंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी हाल में ही, अभी मतलब आज ही मैंने देखा कि उसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो बिल्कुल इतर और थोड़ा शब्द ट्रांसलेशन, बढ़िया ट्रांसलेशन हमको मिलता है। तो एक तरह से इसमें चैट जीपीटी प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक तरह से ऐसी चीज है जो कि नई है और ज्यादा सक्षम है। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप चैट जीपीटी से ट्रांसलेशन वगैरह देखते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं एक तरह से अपना कर्तव्य समझती हूँ इन बातों को बताना, कि जो बहुत ज्यादा ये बातें भी उठ रही हैं कि चैट जीपीटी की में गलत जानकारियां आती हैं। इससे मैं बिल्कुल भी असहमत नहीं हूं कि गलत जानकारियां आती हैं, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि उस पाठ का या जो जानकारी आपको चाहिए उसके विषय में थोड़ी जानकारी रख लीजिए, उसके बाद उसका उपयोग कीजिए। ऐसा करने से जो त्रुटियां उसमें है उससे हम बच सकते हैं। इस संदर्भ में यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी इसका मैं किस रूप में प्रयोग करती हूँ चैट जीपीटी का, कि आज के समय में मेल भेजना बहुत ही आम सी चीज है। ईमेल, हर बात पे हमको ईमेल भेजनी पड़ती है, मेल। तो उसके लिए मुझे लगता है कि तुरंत सेकंड में, मिनटों में भी नहीं, सेकंड में अगर आपको बढ़िया उत्तर चाहिए जहाँ पे लेश मात्र परिवर्तन के साथ आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सके, तो आप चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं। फिर जैसे हमको किसी भी कार्यक्रम को हम करने के लिए जा रहे हैं, कि कराने के लिए इच्छुक हैं, तो उसके लिए हमको एक सबसे पहले प्रपोजल तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए चैट जीपीटी बहुत बढ़िया माध्यम है। आजकल एक नई चीजें, कई चीजें इंक्लूड हुई हैं, जिसमें से एसडीजी गोल भी, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको सतत पोषणीय विकास वाली जो बात कही जाती है, तो आजकल कुछ भी हम कार्यक्रम कराते हैं तो उससे जोड़कर भी देखने की बात चलती है कि उसमें सतत पोषणीय विकास को हम कहाँ तक लेकर चल रहे हैं, ये चीज, इससे कौन कौन सी उस गोल्स में कौन कौन सी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे इस प्रयास से या इस कार्यक्रम से। तो अगर हम साधारण तौर पर सवाल अगर हम दे देते हैं कि हमारा यह इवेंट है और यह गोल हम उपयोग में लाना चाह रहे हैं, तो फीडबैक फॉर्म यानी प्रतिपुष्टि जो पत्र वगैरह आपको जो चाहिए होता है हर लेक्चर के बाद, तो उसके लिए भी चैट जीपीटी बहुत बढ़िया माध्यम है। आप चाहें तो सिर्फ आप लिख देंगे ये एसडीजी गोल हमारे हैं इस इवेंट के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, आप इस पे एक फीडबैक फॉर्म तैयार कर दीजिए। विद्यार्थी कौन है आप बताइए, नहीं भी बताएंगे तो भी वो तैयार करके दे देगा। तो ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको लिखने में समय, जिसमें आपको लगता है डॉक्यूमेंटेशन वाले कार्य, जिसमें कि आपका समय काफी बर्बाद होता था, इससे बचत हो जाती है। इसके साथ एक और चीज मैंने बहुत ही हाल में महसूस की है चैट जीपीटी के एक तरह से गुण के तौर पे मैं कहूँगी, मैं यहाँ दिखाना चाहती थी लेकिन चूंकि मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रही इसलिए, वरना मैंने अपने मोबाइल में सब सेव करके रखा हुआ था। तो खैर आप सब खुद प्रयोग करके देख सकते हो, हर किसी के लिए एक तरह से कभी ना कभी तो झेला ही होगा, देखा ही होगा आपने। तो एक खास बात यह है कि मैंने अभी ट्राई किया, कोशिश की मैंने देखने की, जानने की उसकी क्षमता किस तरह की है। तो एक कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, कुछ खास प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर आपसे ही मांगा जाता है और यह उम्मीद की जाती है कि आप ही उसका उत्तर लिख कर देंगे, क्योंकि वो आपकी अपनी बात होती है। लेकिन ऐसे
ऐसे ऐसे मामलों में भी चैट जीपीटी आपको सही उत्तर देगा, जो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि शायद आप भी लिखते तो एक आध लाइन बदल के सेम वही चल सकता था। जैसे मेरी अभी एक स्टूडेंट है, उसको एक रिसर्च करना था, एक विद्यार्थी को साइकोलॉजी में वो है तो उसको रिसर्च करना था। उसने कई सवाल मुझे भेजे और उतने कम समय में मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं जवाब दे पाऊँ उतने सारे प्रश्नों का। तो मैंने एक मेरे लिए पर्टिकुलर आंसर चाहिए ऐसा कह के एक बस ट्राई करने के लिए चैट जीपीटी को दिया, तो वो बिल्कुल आपके लिए कस्टमाइज आंसर भी तैयार कर देगा। अगर 2 ऑप्शन है, आप ए टाइप है या बी टाइप है, उसका भी आपको बिल्कुल सटीक लिखकर वो दे देगा कि आप किस टाइप को बिलोंग करते हैं। आपको अगर ए पसंद है तो आप इस तरह से अपनी बात लिख सकते हैं, बी टाइप पसंद है तो आप इस तरह से अपनी बात लिख सकते हैं। मतलब कि अगर आप एंग्री हैं, एम्बिशियस है, इस तरह के लोग हैं तो आपको ए के साथ एक कैटेगरी है। अगर आप काम है, सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते तो बी कैटेगरी। उसके लिए भी बिल्कुल खास आपके लिए आंसर बना के वो दे देगा जो आपके पर्सनालिटी को सच में जस्टिफाई करता हो। तो कई चीजें इस तरह की प्रयोग करने की है, हम प्रयोग करते रहते हैं आगामी और देखते रहते हैं कि क्या क्या इसका निष्कर्ष निकल सकता है। खैर एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि मेरे बच्चे भी चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं अपने शिक्षण। एक तरह से मैं पढ़ा देती हूँ सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद उनको समझने में कठिनाई होती है क्योंकि हिंदी क्षेत्र में थोड़ी समस्या है कि हिंदी बहुत अच्छी अगर ना हो तो बड़े बड़े कवियों को समझना मुश्किल होता है। तो कई बार जैसे दिनकर, अभी 23 सितंबर को दिनकर जयंती थी, तो दिनकर की कुछ पंक्तियां जो मैंने वहाँ पे चैट जीपीटी पे डाली तो वहाँ पे गलत मुझे उत्तर मिला। तो एक मैंने सोचा कि चलो जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, इसको डालकर देखूं। वहाँ पे आया कि वो दिनकर की रचना है, दिनकर की पंक्ति है, उर्वशी से ली गई है, रश्मि रथी से ली गई है। इस तरह की बातें वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप कहेंगे कि गलत सोर्स है तो आपको यही उत्तर मिलेगा, जी हाँ आप सही कह रहे, गलत सोर्स है, यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की है, ऐसा आपको उत्तर मिलेगा। और तब आप कहेंगे अभी भी गलत है, तो सोर्स के नाम पे आपको तब जाके सही उत्तर मिलेगा। तब आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है, जो हिंदी के कवियों से, बड़े बड़े विचारकों, विद्वान से परिचित नहीं है, उसके लिए कठिनाई हो सकती है। अगर वो किताब ना खोल के, किताब के साथ जुड़ा ना होके, अपने शिक्षकों के संपर्क में ना आके सीधे चैट जीपीटी का उपयोग करे अपने शिक्षण सामग्री को इकट्ठा करने के लिए। तो सर आगे, प्रौद्योगिकी की सीमाएं, सभी वर्गों तक समान रूप से तकनीक की पहुंच न होना। हम सब इस बात से वाकिफ रखते हैं कि सभी वर्ग तक तकनीक आज भी सुलभ नहीं है। यह जो सबका साथ सबका विकास वाली अवधारणा लेकर हम चलते हैं, तो इसके लिए यह बड़ा ही मुश्किल सा दौर है कि हम चाहते हुए भी तकनीक जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जितनी तेजी से इसका विकास हो रहा, सुविधाएं सबके पास उपलब्ध नहीं हो रही है, तो एक पीढ़ी पीछे रह जा रही है। और मतलब एक ही पीढ़ी में कोई पीछे रह जा रहा है, कोई आगे पहुंच जा रहा है। तो यह एक तरह से प्रौद्योगिकी की सीमा के अंदर ही हम इसको भी डालेंगे। स्थानीय एवं अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए संसाधनों का अभाव, यह भी सच है कि स्थानीय अल्पसंख्यक जो भाषाएं हैं उसके लिए संसाधनों का अभाव है। आज भी हमारी प्रौद्योगिकी में जो अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको लेकर काफी कम सामग्री उपलब्ध है। ज्यादातर हमको अंग्रेजी का मुंह जोड़ना पड़ता है, तब जाके हमको कई सामग्री उपलब्ध होती हैं। खैर इस दृष्टि से हमारी सरकार भी प्रयासरत है और कई लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, तो भविष्य इसका बेहतर है। और एक तरह से बड़ी आबादी को लेकर हम देख सकते हैं कि चैट जीपीटी और तरह तरह की जो आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें भी हिंदी अच्छी है, ठीक तरह से शब्द वाक्य सब हम शुद्ध देख पाते हैं। तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता से स्वाभाविक भाषा कौशल की कमी। अब यह बात भी कहने योग्य नहीं है कि पहले की समय से लोग तुलना करने लगते कि पहले इतने मोबाइल नंबर याद होते थे, आज 1 से 2 मुश्किल से है। क्योंकि अब क्या है, हम बहुत हद तक मोबाइल पे डिपेंडेंट हो गए हैं, हर चीज के लिए हम मोबाइल का मुंह जोड़ रहे हैं।
तो उसी तरह तकनीक पर जब हम बहुत ज़्यादा, अभी मैंने कहा मेल के लिए मैं इसका उपयोग कर रही, फीडबैक फॉर्म के लिए उपयोग कर रही, प्रपोजल बनाने के लिए कर रही, तो अत्यधिक निर्भर अगर मैं हो जाऊंगी तो इससे भी क्या होगा कि मेरी अपनी शब्दावली कम हो जाएगी। मेरे जो अपने शब्द हैं वो धीरे धीरे मेरे नहीं रहेंगे, वो मैं इनके शब्दों का उपयोग करते जाऊंगी और मेरे जो शब्द है वो चूंकि प्रयोग में नहीं है तो मेरे कौशल का अभाव वहां पे स्वाभाविक रूप से मुझे भी देखने को मिलेगा। डिजिटल विभाजन तथा तकनीकी जटिलताओं से बाधाएं, एक यह भी समस्या है टेक्नोलॉजी के साथ कि काफी कॉम्प्लेक्स है टेक्नोलॉजी, इसमें कई चीजें ऐसी है, जटिल है। अब जैसे कई स्कूल कॉलेजेस में ऐसा है, मेरे यहाँ भी खैर ऐसा ही है कि आपको जो उपस्थिति है अनुपस्थिति है सबकी वह मार्क करनी है ऑनलाइन। उसकी वजह से क्या समस्या हो गई है कि कभी कोई एक भी गलती वहाँ पे हो जाती है टेक्नोलॉजी के टर्म में तो पूरा का पूरा वहाँ से गायब होने का, डिलीट होने का चांस हो जाता है। जब हम नोट करके रखते हैं तो ही वहाँ पे सुधार के लिए हम जा पाते हैं, तो हमको फायदा मिलता है, नहीं तो हम क्या देखते हैं कि वो सबका सब गायब हो चुका वहाँ से। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम महसूस कर पाते हैं कि बहुत हद तक टेक्नोलॉजी के साथ बाधाएं हैं जिसको निपटाने की ज़रूरत है, लेकिन ये सीमाएं भी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि दूर होंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने विकास की ऐसी सीमा की मतलब अपने विकास के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ कुछ भी हो सकता है, हम मान के चलते। जब एआई की बात करते हैं उसके थ्रू अब क्या है कि आपको यह भी बात कही जाती है कि अब खुद कान में जैसे हम उपयोग में ला रहे हैं ईयरफोन, तो अब ईयरफोन ही आपको खुद, आप दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो आपको आपकी भाषा में ट्रांसलेट करके दे रहा है। सामने वाला किस भाषा में बात कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो भाषा समझ में आती है, आपने जो सेट करके रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आज के समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी जटिलता है, जो भी समस्याएं हैं, वह सब भी धीरे धीरे दूर हो सकती है। लेकिन हो सकता है तब कुछ और नई समस्या आ जाए, तब कुछ और परेशानी आ जाए। आज जो हमको समस्या लग रही है वो समस्या ना होके कोई नई समस्या आ जाए। तो खैर यह विकास का क्रम चलता रहेगा और इसी तरह की जटिलताएं स्वाभाविक तौर पर है। मनुष्य के साथ भी कई जटिलताएं हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी के साथ भी है। आगे की स्लाइड जी। तो अभी के समय में यही कहना सबसे उचित मालूम पड़ता है कि मानव शिक्षक की अपरिहार्य भूमिका है। अगर हम देखें टेक्नोलॉजी के आज के दौर को भी देखें तो जो हम शिक्षक के रूप में जो भूमिका अदा कर रहे हैं यह रिप्लेसमेंट नहीं है उसका, हमारी भूमिका आज भी उसी तरह है। क्योंकि लेकिन इसका उसी तरह कहने का मतलब यह नहीं कि जो हम काम पहले करते हैं आज भी हमको वही काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब क्या है कि अगर हम भाषा में शब्द सिखाएं उनको, वाक्य सिखाएं उनको, पढ़ना सिखाएं उनको, इसके लिए क्या है, उनके पास पहले से ऐप मौजूद है, वह खुद शब्द सीख सकते हैं। एक शोध भी हुआ है, जिस शोध पत्र को पढ़ने के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि सबसे ज़्यादा एक तरह से सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाते हैं टेक्नोलॉजी के बच्चे लैंग्वेज के फील्ड में, वो वोकैबुलरी के लिए, यानी शब्द के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब दूसरी सबसे ज़्यादा उपयोग में लाने वाली चीज़ वही है कि शब्दावली को सर्च करने के लिए, यानी उनके पास सब कुछ उपलब्ध है, वह सक्षम है आज वो सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं उनके लिए? आपके रोल को एक तरह से टेक्नोलॉजी ने बदला है, आपका काम आसान किया है कि जो काम आपको बिल्कुल बेसिक समझ के करना पड़ता था उसके लिए टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपकी जो भूमिका है वो बदली है। आपकी अपरिहार्य भूमिका आज भी है, लेकिन किस रूप में? भावनात्मक समर्थन। यह काम टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता इस तरह। वो अच्छे शब्द आपको बोल देगा, अच्छे वाक्य लिख कर दे देगा, लेकिन जिस तरह से आप एक मनुष्य के साथ जिस तरह का आपका तादात्म्य होता है, तालमेल होता है, उस तरह का टेक्नोलॉजी के साथ नहीं हो सकता। प्रेरणा और उत्साह भी जिस तरह से एक शिक्षक आपको प्रेरित करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, जिस तरह से एक उत्साह वर्धन आपके भीतर होता है, वह शायद उससे संभव नहीं, शायद क्या, यह पूरी तरह संभव नहीं है। ठीक है, अच्छे शब्दों से वो उत्साह केवल नहीं होता, आप अपने शिक्षक में विश्वास कई बार आपके ऊपर इतना होता है कि उसको देखकर आप उत्साहित होते हैं, कुछ करने को महसूस करते हैं कि आपको कुछ बढ़िया करना है। सांस्कृतिक संदर्भ भी है,
व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी और तत्काल सुधार। तत्काल सुधार सिर्फ भाषा और शब्द के लिए नहीं है, तत्काल सुधार कई दृष्टि से जो एक मानव शिक्षक ही कर सकता है, इसके लिए अनिवार्य है। तो यह मानव शिक्षक की अपरिहार्य भूमिका आज भी है, टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी इसको हमको मानकर चलना होगा। आगे जी, अब जब हम भाषा और तकनीक को लेकर चलते हैं तो फायदे भी हैं, हमने देखा कई फायदे हैं भाषा को में तकनीक का उपयोग करते हैं तो, लेकिन नुकसान भी है, दोनों चीजें हमने देखी। तो सीखने की व्यापक पहुंच यह एक फायदा है कि अब क्या है, एक बहुत बड़ी दुनिया आपके सामने है सीखने के लिए, कई कई क्षेत्रों से आप आज ज्ञान का भंडार प्राप्त कर रहे हैं, तो एक बड़ी दुनिया आपके समक्ष है, यह फायदा है इसका। त्वरित संसाधन उपलब्धता, कोई भी आपको चाहिए रिसोर्स, कुछ भी आपको चाहिए तुरंत उपलब्ध है। किसी को कुछ नहीं आ रहा, कोई किताब आपके पास उपलब्ध नहीं, खोलिए गूगल, खोलिए चैट जीपीटी, आपको कुछ ना कुछ उसके विषय में जरूर मिल जाएगा, जिसके विषय में आपको 0% जानकारी है उसके लिए भी। लेकिन हाँ, फिर मैं वही कहूंगी कि आप उस पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते उस जानकारी को लेके, बहुत ही संयम, मतलब संयम भी नहीं कह सकते, बहुत ही सूझबूझ के साथ आपको प्रयोग करना, संयम के साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, लेकिन सूझबूझ के साथ जो जानकारी मिल रही है उसका उपयोग करना है। विविधता में वृद्धि, यानी कि बहुत डाइवर्स फील्ड का नॉलेज आपके पास है, तो यह एक तरह से आपकी जानकारी को बढ़ाने का काम करता है। नुकसान पहला तो यही है कि सामाजिक अलगाव। अब बहुत बार क्या है कि हम घर में होते हुए भी घर में नहीं होते हैं, अपने घर के लोगों से भी हम शायद, मुझे लग रहा है 1-2 दिन बाद ठीक से बातचीत कर पाते हैं, क्योंकि हर समय हम मोबाइल में व्यस्त होते हैं, लैपटॉप में व्यस्त होते हैं, अपने कार्य में। तो यह है एक चीज कि तकनीक का जितनी ज़्यादा चीज़ें हमको बेनिफिट, जितनी ज़्यादा हमको उसके उपयोग से सुविधाएं प्राप्त होती जा रही है, उतनी ज़्यादा लोगों से हमारा तालमेल कम हो रहा है। एक तो मैंने ये कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला कॉन्सेप्ट होता है कि आप तुरंत अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो आभासीय पटल से जो एक रिश्तों की गर्मजोशी होती है, एक जो साथ में जो महसूस हम कर पाते हैं, एक साथ बंधन, वो एक तरह से बंधन भी नहीं कहेंगे, एक तरह से रिश्तों में की जो खुशी है, एक साथ रहना, मिलना जुलना, मेल मिलाप, रोना, वो सब नहीं हो पाता हमारा। टेक्नोलॉजी वो सब कार्य में एक तरह से हमको बाधा पहुंचाती है। तकनीकी निर्ममता, अब निर्मम का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, तो तकनीकी निर्ममता भी इसके नुकसानों में एक है। और सांस्कृतिक संदर्भ में हानि, कहने का मतलब यही है कि आपने जो मानव शिक्षक की अपरिहार्य भूमिका, उसमें यह चीज देखिए कि वो संस्कृति से भी आपको जोड़ कर रखता है, आपके कल्चर को आपको नहीं भूलने देता, आपके जो पुराने शब्दों हैं उसको याद दिलाते रहता है। अब कई ऐसे शब्द हैं जो कि टेक्नोलॉजी उस तरह से प्रयोग नहीं करेंगे, हम गुरु का आशीर्वाद मानते थे वैसे शब्दों को जो हमारे ऊपर बरसते थे कभी कभी, तो टेक्नोलॉजी में वैसे शब्द हमको देखने को नहीं मिलते, वो अपने अपने यहाँ के अपने अपने क्षेत्र के शब्द सब उपयोग में लाते थे, हम भी सीखते थे उस तरह के। तो अब टेक्नोलॉजी में वैसे शब्द आपको ढूंढने पड़ेंगे। और सांस्कृतिक संदर्भ की हानि में एक और चीज ये भी है कि जैसे मैंने कहा, अभी जो फिल्मों के नाम आपने उदाहरण आपने देखे, तो उससे हमको क्या महसूस होता है कि जो हम जिस अर्थ में उसका प्रयोग करते थे, उस अर्थ में वह बिल्कुल ही अनुकूल बातें नहीं कह रहा, उसके अकॉर्डिंग उसमें भाव हमको नहीं देखने को मिल रहे। तो यह सारी चीजें हैं, फायदे भी हैं, नुकसान भी है, तो व्यक्ति की समझदारी अंततः मायने रखती है। आगे निष्कर्ष, संतुलन ही सफलता की कुंजी। तकनीकी नवाचार, इसमें क्या है कि हमको यूज तो उपयोग तो करना है, लेकिन संतुलन के साथ उपयोग करना है, क्योंकि सफल हम तभी हो पाएंगे एक तरह से टेक्नोलॉजी के उपयोग में जब हमारा संतुलन बरकरार हो। एआई और डिजिटल टूल्स भाषा सीखने को सशक्त बनाते, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सच बात यही है कि आज जो हमारे पास डिजिटल टूल्स है उससे भाषा सीखने में प्रगति हुई है। भाषा, अब मैं जितना पढ़ा पाती हूँ, मैं बच्चों को भी यही कह देती हूँ कि यह चीज उपलब्ध है तुम्हें, क्योंकि हम जितना समय दे पाते हैं, शायद सारे बच्चे, उनका एक तरह से मानसिक लेवल भी नहीं होता, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता के साथ परिवेश भी उनको वैसा नहीं मिला होता कि सब एक लेवल पे हो।
तो क्या है कि हम कुछ चीजें पढ़ाते हैं, कोई अच्छी तरह कैच कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। बाद में हम खुद आज उनको सजेस्ट करते हैं कि जाओ यहाँ से लिख कर लाओ, उसके बाद हमसे जाके सुधार करवा लो, हमको एक बार जांचने को दे दो, हम सुधार कर देंगे उसमें। तो हम खुद कहते हैं गूगल से लिख के लाओ, लेकिन सुधार मुझसे करवा लो, जो उसमें ऐड करना होगा, जो चीजें डालनी होगी वो मैं डालूंगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-4 लाइन भी खुद से नहीं लिख पाते शुद्ध शुद्ध, 2-4 वाक्य लिखने में भी 10-20 उनके पास क्या होता है कि 10-20 गलतियां होती हैं उनके शब्दों में। तो इसके लिए तकनीकी नवाचार जो है वो भाषा जरूर, बिल्कुल मैं कहूँगी सत्य है कि डिजिटल टूल्स को सीखने में सशक्त बनाते, भाषा सीखना आसान होता है। निरंतर अनुकूलता, अब शिक्षकों के लिए भी यही बात है कि जब आज के समय में तकनीक का इतना ज्यादा प्रभाव है, हर कोई प्रभावित हो रहा, तो शिक्षक को भी तकनीक के साथ तालमेल बिठाकर नई विधियां अपनानी होंगी। यानी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प ही नहीं बचता, हमें भी तकनीक के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, यही उपाय है। बच्चों की दुनिया में भी शामिल होने के लिए यह जरूरी है, और हमारे अपने लिए भी, अपने विकास के लिए भी यह जरूरी है। मानव मार्गदर्शन, शिक्षक की भूमिका भावनात्मक और सांस्कृतिक समझ के लिए अनिवार्य है। यह बात मैं पहले भी कह चुकी कि मानव की अभी भी भूमिका है। क्या है उनकी भूमिका? भावात्मक, जो एक तरह से उनको बूस्ट करना, जिसको आप कहते हैं प्रेरणा देना कहते हैं, वह तभी संभव हो सकेगा जब वह शिक्षकों से रूबरू हो, और जो सांस्कृतिक संदर्भ है वह भी शिक्षक ही अच्छी तरह उनको समझा सकेगा। सहयोग एवं एकीकरण, भविष्य में एआई और शिक्षक मिलकर समृद्ध शिक्षा प्रदान करेंगे। एक तरह से वही है, शिक्षक, जैसे हमेशा ये बात दोहराई जाती है, आज मैं भी दोहराना चाहूंगी कि क्या है कि आपको एआई भी क्या है, शिक्षक है, आपका मित्र है, शिक्षकों का मित्र है, तो इसके हाथ मिलाकर चलना है, दोनों मिलकर चलेंगे तो ही एक समृद्ध शिक्षा की परंपरा आगे बढ़ेगी, उसका निर्वाह होगा। आगे आगे जी, अब कुछ चीजें, क्योंकि सिर्फ भाषण देना काम नहीं होता, अगर इतनी बातें मैं कहूँ, 1-2 टूल्स नहीं बताऊं, ऐप, तो सब बेकार है। प्रभावी शिक्षण हेतु, क्योंकि हमको क्या है आज के समय में बच्चों के अनुसार भी थोड़ा चलना है और थोड़ा हाईटेक होना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम तरह तरह के जो आज के समय में टूल्स आ रहे हैं, जो एप्स आ रहे हैं, उसका भी उपयोग करें, अपनी कक्षा को और ज्यादा प्रभावशाली बनाए। उसके लिए एक फ्लिपिटी, एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, या ऐसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको कुछ लिख कर दिखा रहा है, कुछ प्रेजेंट करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लिपिटी के माध्यम से आप क्या करते हैं कि आप अपनी कक्षा के बच्चों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं अपनी ओर। अपनी ओर करने का मतलब कि आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर वह ध्यान दें। इसके लिए हम फ्लिपिटी का यूज कर सकते, उपयोग कर सकते। इसमें क्या होता है कि आप जैसे ऐसे ही साधारण तौर पे मैं अपनी कक्षा में जाऊं और कहूं कि आज मैं रैंडमली किसी भी बच्चे से कोई एक प्रश्न पूछने वाली हूं और एक को उठा के पूछ दूं, तो वह, मुझे लगता है कि वो पुरानी परिपाटी है। वह बच्चे उसको देखते आ रहे हैं हमेशा से, लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा और अगर मैं इसको रोचक बनाना चाहूँ तो मैं फ्लिपिटी का उपयोग करूंगी। अब मैं कक्षा में जाऊंगी और कहूंगी कि ये एक तरह से एक जो गोल चक्र की तरह होगा, मैं कहूंगी जिसके ऊपर ये आएगा, जिसके नाम के ऊपर, वह लड़का आज जवाब देगा। या अब मैं मान लीजिए क्लास में कोई एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी कराने वाली हूँ, उसके लिए टीम बनानी है, मुझे एक समूह चाहिए। अब उस समूह के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, किसका उपयोग कर सकती हूँ? अब कई बच्चे एक टीम में होना चाहते, कई बार लड़ाई की स्थिति भी हो जाती है, दोस्त के साथ रहना चाहता है, लेकिन हम चाहते कि पूरी कक्षा के साथ बढ़िया तालमेल हो, बच्चों का आपस में घुले मिले, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि इसमें से जो 5 नाम आएंगे वो एक टीम बनाएगी। इस तरह से हम इसको प्रभावशाली बना सकते हैं, इसका उपयोग करके अपनी कक्षा को रोचक, मजेदार, ताकि बच्चे थोड़ा ध्यान दें। आगे स्क्रीन कैस्टिफाई, इसमें क्या होता है कि कई बार, जैसे अभी हम गूगल मीट के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि सर रिकॉर्ड कर रहे हैं सब कुछ, और हम मतलब मैं भाषण दे रही हूँ आपके सामने, तो यहाँ पे लाइव चल रहा है, जो लोग जुड़े हैं वो देख सकेंगे, बाद में रिकॉर्डिंग जो होगी वो बाकी लोगों के लिए होगी। तो कई बार क्या होता है कि हम लाइव कक्षा नहीं लेते हमेशा, तो हम स्क्रीन कैस्टिफाई का उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हम
ऐसा होता है कि कई बार खाली समय हमारे पास होता है, हमको लगता है बच्चों के लिए कुछ नोट्स ज़रूरी है। तो जैसे अभी मैं वीडियो के साथ उपलब्ध हूँ, स्क्रीन कैस्टिफाई में भी मैं वीडियो के साथ उपलब्ध हो सकती हूँ और अपने मुंह से जैसे अभी मैं बोल रही, भाषण दे रही, उस तरह का भाषण भी होगा और जैसे मेरा पीपीटी चल रहा है उस तरह का पीपीटी भी होगा। तो इसका उपयोग करके बच्चों के सामने आप स्टडी मटेरियल रख सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपने खाली वक्त में कभी भी आप इसका उपयोग करके बना लीजिए। इस तरह से आप एक अपना नोट्स, एक स्टडी मटेरियल और बच्चों के साथ साझा कर दीजिए। मान लीजिए कल की कक्षा में आपको कुछ पढ़ाना भी है तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं अपना एक तरह से बहुत ही प्रेजेंटेटिव पीपीटी तैयार कर सकते हैं। आप इस तरह लेक्चर दे रहे हैं और बच्चों के साथ कल क्लास में उसको डिस्कस भी कर सकते हैं जो आपने भेजा, क्योंकि वो बच्चे आपको जिस तरह से आप बात करें उनको समझा पा रहे, इस रूप में आपको देख पाएंगे। तो कल की कक्षा आपकी जानदार हो, इसके लिए आप पहले से इस तरह नोट्स शेयर भी कर सकते हैं उनको। जैसे आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप स्टिकी नोट्स का उपयोग करते हैं हम आमतौर पे कागज पे लिख के उस तरह से चिपकाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि आपके पास टूल्स भी है इस तरह के। एक और आपको गूगल डॉक में उपलब्ध है एक टेक्नोलॉजी, एक टूल्स ही कहेंगे हम उसको, कोलैबोरेशन मतलब पता है, आज हमारे यहाँ भी उड़ीसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में ऐसा कहा जाता है। तो हम आजकल क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। तो उसी तरह से कोलैबोरेशन एक गूगल में ही आपके पास सुविधा है, उसके द्वारा क्या होगा कि आप अपनी, क्या होता है कि कई बार कक्षा में हम पूछना तो चाहते हैं हर बच्चे से सवाल, क्योंकि हमारा एक तरह से दायित्व बनता है हर बच्चे के पे ध्यान देना, हर बच्चे से सवाल पूछना, लेकिन सीमित समय हमारे पास उपलब्ध होता है। उस सीमित समय में कुछ बच्चों से हम क्वेश्चन सवाल तो पूछ लेते हैं, कुछ बच्चे बच जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। और कई बार पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग भी हमको बहुत बार सवाल पूछने की भी छुट्टी नहीं होती, कम से कम समय में हम चाहते हैं कि अपना पाठ्यक्रम पूरा कर दे बच्चों को। इसमें क्या होता है, कोलैबोरेट विथ योर टीम एंड ग्रुप, इसमें क्या होता है कि हम चाहें तो अपने ईमेल के थ्रू उसमें आप जाएंगे तो पूरा प्रोसेस उसमें लिखा है कि कैसे आप अपने जितनों के साथ आप साझा करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी पूरी कक्षा को, जो कि अभी तक निष्क्रिय रूप में वहां पे बैठी है कक्षा में, उसको आप सक्रिय रूप से शामिल कर सकते हैं, उसको सक्रिय बना सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि सबके साथ आप सवाल साझा करेंगे और सबको उत्तर देना होगा। बाद में भी चेक कर सकते हैं, वहां नाम लेके भी तो कोई छूटेगा नहीं बच्चा, सबके पास वो सवाल जाएगा, सबको उत्तर देना होगा। तो इस तरह की कई सुविधाएं हैं हमारे पास, कुछ एक सुविधाएं मैंने बताई हैं। और स्केच पैड, इसमें यही होता है जो मैंने स्टिकी नोट्स के बारे में आपको बताया था, इसमें एक तरह से यह फायदा होता है कि आप अपने बच्चों में, यह भी उसी के लिए, इंटरेक्शन के लिए, कि आपस में कैसे आप पूरे बच्चों को एक्टिव लर्नर बना सकते हैं पैसिव की जगह। तो ये स्केच पैड में भी ग्रुप एक्टिविटी की तरह आप अपनी क्लास में इसको शामिल कर सकते हैं, बच्चों का एक तरह से ज़्यादा ध्यान आकृष्ट होगा आपके लेक्चर की तरफ भी। तो इस तरह से मैं कंक्लूड करना चाहूँगी एक अंतिम स्लाइड बताकर आपको कि ये सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद, एक जब मैं रिसर्च पेपर पढ़ रही थी उस दौरान मुझे एक बात पता चली जिसको मैं आपके साथ भी साझा करना चाहूँगी, क्योंकि आज हिंदी में हमारा लेक्चर, ये प्लेटफॉर्म भी हिंदी के लिए है। सर अंतिम स्लाइड, एक पहले, अभी इसके बाद वाला, हाँ। तो उसमें मुझे यह बात पता चली कि जो रिसर्च हो रहे हैं, यह 2014 से लेकर 2019 तक के रिसर्च के बेस पे लगभग 400 के आसपास रिसर्च पेपर उठाए गए थे, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि सबसे ज़्यादा लक्ष्य भाषा अंग्रेजी है। यह हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है समझना, लेकिन आप आगे देख सकते हैं कि फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, टर्किश है, रशियन है, जापानीज़ है, कोरियन है, इतनी भाषाओं की लिस्ट है इसमें, लेकिन हिंदी हमारी इसमें कहीं भी नहीं है, कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो जो अनुसंधान, जो रिसर्च पेपर भी होते हैं, उसमें भी जो टारगेट लैंग्वेज होता है उसमें हमारी भाषा नहीं है। पहली अंग्रेजी है और दूसरी चाइनीज़ है।
चाइनीज 24, अंग्रेजी से तो कहा जा सकता है बहुत कम, 200 जहाँ पे 267 है अंग्रेजी, वहाँ 24 है सिर्फ हमारे पास चाइनीज। लेकिन फिर भी हम जब इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े एक तरह से क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, तो हमारी छोटी से छोटी भाषा तक जिसमें शामिल है उसमें हमारा नाम नहीं है, तो यह एक तरह से दुखद भी है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हिंदी में भी कुछ बढ़िया, कुछ रिसर्च पेपर टारगेट भाषा के रूप में आगे बढ़ावा दे, तभी टेक्नोलॉजी भी एक से एक हमको हिंदी में मिलेगी। क्योंकि काफ़ी मुझे भी संघर्ष करना पड़ा है ऐसी चीज़ों को तलाशने में, ऐसे टूल्स को तलाशने में जो आपको हिंदी में भी मदद कर सके शिक्षण करने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि हमारी भाषा जब ऊपर खुद ब खुद उठेगी तो हमको टूल्स भी खुद ब खुद मिलेंगे, खुद ब खुद हमको वो भाषा में कई चीज़ें मिलेंगी, टेक्नोलॉजी की सुविधा मिलेगी। तो यह बस है मेरा एक निवेदन कि अपनी भाषा में जितना हो सके हम करें। तो आगे लास्ट स्लाइड सर। धन्यवाद। अब मैं आपको प्रश्न एवं चर्चा के लिए आमंत्रित करती हूँ कि अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछे, और मैं अंत में सबको सादर धन्यवाद देती हूँ, और खास करके हमारे जो संयोजक महोदय और जो भी एक तरह से अध्यक्ष महोदय, संचालक, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, सह संयोजक महोदय को भी, कि मुझे यह मौका दिया आप लोगों ने कि यहाँ आके अपनी बात को रख सकूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण भी जिन्होंने सुना, सबका बहुत आभार। रुखसाना जी, आप आगे संचालन करें। मैम के इस अति महत्वपूर्ण व्याख्यान के बाद जो मैम ने बताया कि जैसा कि तकनीकी ने भाषाओं को जो है आसान करने का काम किया है, जैसे कि जो भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है और जो भाषाई सीमा थी, इन भाषाई सीमा को खत्म करके डिजिटल उपकरणों ने भाषा को जो है जनसामान्य के लिए सुलभ बनाया है। और इसके बाद जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों के संबंध में चर्चाएं करते हुए आपने डिजिटल और भाषाई सुविधाओं पर भी प्रकाश डाला। इसके साथ ही भारत सरकार की जो भाषा संबंधी महत्वपूर्ण कार्यक्रम अनुवादिनी चल रहा है, इस मिशन अनुवादिनी पर भी आपने अपनी महत्वपूर्ण और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण जो है चर्चाएं की। इसके साथ साथ आपने जो वर्तमान समय में बहुप्रचलित है चैट जीपीटी, इस विषय पर भी चर्चा किया और उसकी महत्व और उसकी उपादेयता को भी उपादेयता के बारे में भी हमारा ज्ञानवर्धन किया। इस तरह आपकी जो विशेषज्ञता है और आपकी अंतर्दृष्टि से आपने हमारे श्रोताओं का जो है ज्ञानवर्धन किया। अद्यतन विषय, इन तमाम जो आधुनिक समय के अद्यतन विषय हैं, इन विषयों पर आपने हमारे श्रोताओं का और हमारा जो है महत्वपूर्ण ज्ञान वर्धन किया है। इसके साथ साथ कई नए तथ्यों से आपने हमें परिचित कराया। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे मैं प्रश्नों के लिए आमंत्रित करती हूँ। अगर हमारे साथियों में से कोई अपने कोई प्रश्न पूछना चाहे तो सादर आमंत्रित हैं, आप अपने प्रश्न रख सकते हैं मैम से और मैम उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। रेखा राव मैम, अपने प्रश्न को रखें। नमस्ते, प्रणाम, नमस्ते नमस्ते सर। मैडम जी, मैं मानती हूँ कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है और आजकल के बच्चे तो बहुत ही होशियार है, वो तो कर ही लेते हैं। लेकिन मेरा एक ही सवाल है मैम, भविष्य में मान लीजिए ये 50 या 60 साल के बाद क्या हम पूर्ण रूप से इस तकनीकी जो अभी जो पद्धतियाँ चल रही हैं उस पर हम पूर्ण रूप से आश्रित रहेंगे, या हो सकता है कि हम जो पहले जो हमारा एक तौर तरीका था उसका दोबारा वो काल चक्र जैसे कहते हैं ना, आजकल खान पान पोशाक उसमें जो 40-50 साल पहले का जो फैशन वगैरह चल रहा है आजकल दोबारा हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है मैम? देखिए, इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ अति पे जाने के बाद ही खत्म होती है वहाँ से, और एक तरह से कहा जाता है इसलिए अति सर्वत्र वर्जिते, कि हमेशा जो है ना अति वाली चीज़ वहीं से भोग के बाद ही, अति भोग करने के बाद ही जैसे त्याग शुरू होता है,
आप क्या महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ बढ़ जाती है, हम खुद अनिच्छुक हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल पहले की तरह, क्योंकि देखिए लोग खाने-पीने को लेके, खान-पान है या दवाई है, आयुर्वेदा की ओर लोग जा रहे हैं, नेचुरोपैथ की ओर लोग जा रहे हैं, यह सत्य है। लेकिन क्या पहले की तरह से ही जा रहे हैं? क्या मोबाइल को छोड़कर, घर सुख-सुविधा छोड़कर जा रहे हैं? सब कुछ दिनों के लिए जाते हैं, लेकिन इस लाइफ़स्टाइल को पूरी तरह से त्याग कर नहीं जाते हैं। उसमें से जितना ज़रूरी है उतना लेते हैं और इसमें जो उनको सुविधा देने वाली चीज़ है, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी तरह एक जो परिवर्तन है, परिवर्तन सतत है, हमेशा चलता रहेगा। 50-60 साल बाद टेक्नोलॉजी, मैंने कहा कि वक़्त के साथ जो नहीं बदलता है, वह नहीं टिक पाता है। या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली एक तरह से हमारे यहाँ अवधारणा भी है। तो जो वक्त के साथ अडॉप्ट करके चलना सीखेगा वही आगे तक रहेगा, वही एक तरह से सही मायने में चीज़ों का उपयोग भी कर पाएगा और त्याग भी कर पाएगा। आज भी आप देखते हैं ना कि जो लोग अति मतलब बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, वही नेचुरोपैथ की ओर दौड़ रहे हैं। बाकी जो जिनका जिनका लाइफस्टाइल ही अच्छा नहीं है, क्या वो उस ओर जा रहे हैं, उस ओर मूव कर रहे हैं? नहीं, उनको नहीं है वो सुविधा। तो यही है कि पहले आप उस चरम पे पहुंचिए, देखिए, उसके बाद त्यागना अलग बात है, वो दूसरी बात है। लेकिन पर्सनल टच की तो कमी आ रही है मैम आजकल हर बंधन में। इसकी वजह से ना, ये टेक्नोलॉजी की वजह से वो पर्सनल टच की तो बहुत ही कमी महसूस कर रहे हैं। जी, जी, ये मैं मानती हूँ कि उसकी कमी है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि मानव की भूमिका अपरिहार्य है, उसको कोई नहीं बदल सकता। वो जो है कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी जितना सीखती है, हमारी भूमिका तब उससे इतर हो जाती है, हमको कुछ तब नया देना होता है। और मानव मस्तिष्क के पास ये क्षमता है अलग-अलग ढंग से अनुकूलित होते रहने का, अलग-अलग ढंग से फिर से सोच के कुछ नया, कुछ अलग ले आने का। और ये जो मैंने कहा वही गर्मजोशी आप जो कह रही है, जो एक तरह से जो पर्सनल टच वाली बात होती है, तो ये जो आभासी मंच का दौर था, ये जो कोरोना काल था, ये क्यों नहीं चला? क्यों नहीं हम उसी पे ही रह गए? क्यों नहीं सब कुछ वहीं से सिर्फ स्क्रीन पे ही छोड़ दिया? हम जब भी मौका मिले, हम सब ये कामना करते हैं ना कि एक बार सब कुछ मिल के यहाँ पे मिलेंगे, एक संगोष्ठी का ऐसा आयोजन होगा जिसमें हम सब सदैव उपस्थित होंगे। तो वर्चुअल कहाँ है जहाँ पे हम सब एक साथ नहीं हो सकते? ठीक है, ये उसके लिए है कि जहाँ पे संभव नहीं है, सुलभ नहीं है, कई तरह की परेशानियां हैं हमारे पास। तो उसके लिए भी छात्रों के साथ भी अभी मेरे साथ अभी कल परीक्षा है मेरे ही सब्जेक्ट की, तो बार बार फोन आ रहा है बच्चों का। तो वो अगर आप सोचिए कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते तो क्या अभी वो मुझसे संपर्क कर पाते? हो सकता है मैं इसके बाद लेक्चर भी उनको कुछ दे दूं इस तरह, वीडियो के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, तो क्या यह संभव होता? तो पर्सनल टच, हम जाके वहाँ पे उनसे बातचीत कर ले, ठीक है, वो वहाँ पे पर्सनल टच दे दिया, लेकिन इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है इसको भी हम आज नागवार मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते इसको हम आज भी। जी, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो जी मीता जी, आप अपने प्रश्न रख सकती हैं मैम के साथ। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा नाम मीता नाहक है और मैं वर्तमान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट उड़ीसा से पीएचडी कर रही हूँ। मैम, मेरा जी। प्रश्न था कि जो आपने कहा कि कोई भी शब्दों का हम लोग गूगल ट्रांसलेट से अनुवाद कर सकते हैं, आसानी से उसके अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं तकनीकी के विकास से हम लोग गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो जो हिंदी का सही अर्थ होता है, तकनीक उसका देने में असक्षम रहता है, जिसकी वजह से हम उस प्रश्न को समझने में या फिर उसके उत्तर तक पहुंचने में हम लोगों को काफ़ी दिक्कत, काफ़ी मुश्किल होती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग यूजीसी नेट की परीक्षा ही ले लें तो उसमें गूगल ट्रांसलेट प्रश्नों का किया जाता है, जिससे हम प्रश्न समझ नहीं पाते और अंत में हम इंग्लिश की ओर जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में सही तरीके से दिया होता है और हिंदी को समझने में काफ़ी असुविधा होती है क्योंकि उसमें हिंदी का रूप कुछ और ही होता है। जी, इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार सिर्फ ट्रांसलेशन का दोष नहीं होता, जो शब्द हमने तय किए हैं उसका भी होता है। जब आप हिंदी में आप देखते कंप्यूटर के लिए क्या शब्द है आपके लिए, ट्रेन के लिए क्या शब्द है आपके लिए, उसके बाद अभी प्रौद्योगिकी शब्द है, मेरे बच्चे तो काफ़ी बोल भी नहीं पाते ये शब्द। जब उनके सामने आता है, अगर
मैं दे देती हूँ किसी को परिचय पढ़ने के लिए तो कई अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। तो अगर गूगल ट्रांसलेट करता है तो हूबहू उन शब्दों के माध्यम से बहुत बार कोशिश करता है ट्रांसलेट करने की, जो आपके यहाँ उसके लिए दिया गया, उस अंग्रेजी वर्ड के लिए निर्धारित किया गया है। इस वजह से भी कठिनाई आती है। पहले ऐसा दोष मैं देखती थी कि पूरे के पूरे वाक्य में अशुद्धि होती थी। पूरा वाक्य आधा कुछ कहता था, आधा कुछ, अनगढ़ वाक्य देखने को मिलते थे। अब यह दोष नहीं उतना दिखता है। हालांकि जो शब्द की बात है उसके कारण पूरा सेंटेंस जो है वो बोझिल हो जाता है। शब्द वैसे उसमें उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये मेरा मानना है कि शब्द के कारण ज्यादातर ऐसा होता है। सॉरी। हालांकि कई बार आपने ठीक कहा कि अभी जो बात मैंने कही कुछ हद तक वो शब्द भी जिम्मेदार है, और कुछ हद तक क्या है कि मैंने आपको गूगल ट्रांसलेशन के संदर्भ में ही जो उसकी सीमाएं हैं उससे भी अवगत कराया कि हमारे यहाँ कुछ अपनी अवधारणा है, कुछ अपने कल्चरल रेफरेंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो राई का पहाड़ क्यों बना रहे, उसका आपने देखा कि माउंटेन का मोल बनाना। तो ऐसे अगर इंग्लिश में भी कुछ उसी तरह की चीजें होंगी, हिंदी में ट्रांसलेट होगा, तो वह ऑब्वियस सी बात है कि वह अर्थ नहीं दे पाएगा, उस तरह की जीवंतता उन शब्दों में नहीं होगी। तो हर चीज जब अंग्रेजी से ट्रांसलेट हिंदी में किया जाएगा तो उसका यही अर्थ निकलेगा। अगर आप हिंदी में ही उसको बनाएंगे तो शायद यह अर्थ नहीं, यह दुविधा नहीं होगी वहां पे। यह मेरा मानना है कि हिंदी में ही वो होना चाहिए। क्यों ट्रांसलेट करना हर इंग्लिश के ही फ्रेज को, इंग्लिश के ही पैराग्राफ को। तो ये है एक तरह से मेरे अनुसार जो परेशानी का कारण है। जी मैम, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। हमारे और कोई साथी, अगर कोई प्रश्न है आपके साथ तो आप मैम के सामने रख सकते हैं अपने प्रश्नों को। साथियों, अगर आप में से कोई भी अपने किसी भी प्रकार की आपके मन में शंका हो तो आप मैम से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मैम अभी यहाँ पर उपस्थित हैं। संभवतः अब हमारे साथियों के में से किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है। मैम ने इतने सुंदर तरीके से पूरे जो है चर्चाएं की और इतना सुंदर तरीके से पूरे जो है विषय को व्याख्यायित किया है। तकनीकी और नवाचार के साथ जो मनुष्य का संतुलन होना चाहिए, उस संतुलन के विषय में भी बताया मैम ने। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे किसी भी साथी के पास अब कोई प्रश्न है। मैम आपका बहुत बहुत आभार हमारे इस जो है इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान को जो है हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। अब इस कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं आदरणीय जयशंकर बाबू सर को आमंत्रित करती हूँ अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। सर आप आएं और अपने अति महत्वपूर्ण जो है वक्तव्य के द्वारा हमारा ज्ञानवर्धन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद रुखसाना जी, आप सफल संचालन कर रही है, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। और आदरणीय डॉक्टर रुचि कुमारी शर्मा जी ने आज अत्यंत प्रासंगिक अपना वक्तव्य दिया, इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। विशेषकर भाषा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को लेकर उन्होंने कई आयामों पर जैसे प्रौद्योगिकी की परंपरा, प्रौद्योगिकी के आर पार कई बातों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। और विशेषकर वर्तमान दौर में शिक्षक छात्रों को सक्रिय रूप से अपनी कक्षा में उपस्थित रहने की चेतना, उनको प्रेरणा प्रदान करने के लिए किन औजारों का प्रयोग वे कर सकते हैं, उन औजारों का भी उन्होंने कुछ औजार आपको सीधा ही बता दिया, जो मतलब इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं वे कर सकते हैं। और विशेषकर कोरोना और कोरोना के बाद के काल में जो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन और जो आभासी माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी कमी, मतलब उसमें जो कमियां रह गई है उस ओर भी उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षण किया। विशेषकर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन इस दृष्टि से करना चाहता हूं कि आज के उच्च शिक्षा के शिक्षकों को ये ध्यान देना जरूरी है कि हम प्रौद्योगिकी का अंधा अनुकरण ना करें। तो वो प्रेरणा उन्होंने दी है।
निश्चित रूप से आज मतलब जिनको मतलब श्रम करने की आदत नहीं है, वे ये मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी है, बस इससे हम कुछ ले लें और काम चलाएं। तो रुचि जी ने बहुत रुचिपूर्वक अपनी प्रस्तुति बनाई, बेहतरीन प्रस्तुति थी उनकी, और उसमें उन्होंने काफी चिंतन किया है। तो उस चिंतन को मैं समझ सकता हूँ। और निश्चित रूप से उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, कि जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया कि टेक के समक्ष मतलब टेक्नोलॉजी के समक्ष हमें नतमस्तक होना पड़ेगा। निश्चित रूप से रुचि जी के इस व्याख्यान के कारण हम भी उनके प्रति नतमस्तक हैं और श्रद्धापूर्वक। और आज विशेषकर उस बात को मैं आपका उस बात को लेकर आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि हिंदी की जो स्थिति है, और इन दिनों में आपको तो पता है ये महीना सितंबर का महीना है, हिंदी के उत्सवों का महीना है। जोरदार देश भर में और विदेशों में हिंदी के उत्सव आयोजित हो रहे हैं। कहीं ये चिंता नहीं है कि अनुसंधान में हमारी क्या स्थिति है हिंदी के माध्यम से। जैसे लक्ष्य भाषा के रूप में जब आपने तो जो भी अध्ययन किया उसका सार प्रस्तुत किया, अंग्रेजी की क्या स्थिति है और हिंदी की क्या स्थिति। तो मुझे भी ऐसे ही उत्सवों के बहाने परसों जब गांधीनगर में 5वां राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, उस अवसर पर ये चिंता जताने का अवसर मिला कि 200-250 भाषाओं में हमें ज्ञान जो प्रदान कर रहा है, मुक्त जो कोश है, विश्वकोश जिसको हम कहें एनसाइक्लोपीडिया, तो उसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं की स्थिति जो है तो बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि 1 से 50 तक कहीं पे भी भारतीय भाषाएं नहीं है। और हम कहते हैं हिंदी नंबर 1, हिंदी नंबर 2, हिंदी नंबर 3। तो मैंने वही कहा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की चिंता छोड़ दें हम। कम से कम हमारे हृदय में यदि है कि हमारी भाषाओं की चिंता, कहीं ना कहीं हम नंबर 1 में भारतीय भाषाओं को लेके काम करते जाएं। कोई भी भाषा हो, जरूरी नहीं कि हम हिंदी में ही काम करें। तो भारत की इतनी सारी भाषाएं हैं, और विशेषकर उस चिंता के लिए रुचि जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है कि कई सारी भाषाएं उपेक्षित रह गई हैं। और विशेषकर जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उससे हम लोग संतुष्ट हैं, कारण जिनको उसके फल मिल रहे हैं उससे वे लोग संतुष्ट हैं। और जो समस्याएं अभी सवाल किए गए, 2 सवाल, विशेषकर रेखा जी का तो सवाल ने एक प्रकार की जिज्ञासा थी। सवाल के रूप में जब मिता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, तो अनुवाद में जो गूगल अक्षम है और लोग जो हैं विशेषकर यूजीसी नेट परीक्षा में जो हिंदी का पाठ है, मतलब हिंदी वर्षन जो भी प्रश्न है, तो वो छोड़कर हमें अंग्रेज में जाकर देखना पड़ रहा है। ये जब आपने कहा कितनी दुर्बल स्थिति है, मतलब जो प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो दुर्भाग्य ये है कि मशीन का प्रयोग कर रहे, करने दीजिए, कर भी सकते हैं हम। कारण देखिए, अब मुझे जाना है दिल्ली, तो मैं बैलगाड़ी से नहीं जा सकता, चल के नहीं जा सकता। बैलगाड़ी हो या चल के भी हो, मुझे लगेगा कि 100 दिन लग जाएगा। मुझे जब 2-3 घंटे में जाना है तो मुझे विमान का प्रयोग करना ही करना है। अब काम ज्यादा है, निश्चित रूप से हम मना नहीं करेंगे, मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहां विवेक का भी प्रयोग करना पड़ेगा निश्चित रूप से। मतलब मशीन ने जो दिया उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। तो इस ओर मिता जी ने ध्यान दिलाया, वैसे उनकी जिज्ञासा के साथ साथ ये विडंबना जो भी है उस ओर ध्यान दिलाया। लेकिन वहां पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ मीता जी और तमाम साथियों का, ये जो पाठ्यक्रम शुरू हुआ है कि चूंकि अब कोई ना कोई पाठ्यक्रम चलाना है, तो सैकड़ों ऐसे विषय है जो हिंदी साहित्य संबंधी, तो उस पे पेपर बना के मैं चला सकता था।
तो जानबूझकर इस पाठ्यक्रम को मैंने शुरू किया। ये पाठ्यक्रम आपको तो पता है, जहाँ बीए हिंदी, एमए हिंदी है, तो वहाँ किसी भी विभाग में ये पाठ्यक्रम में विषय नहीं ही था। तो इसको चलाने का आशय यही है कि हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से जो कमियां रह गई है, उस तो कोसते रह जाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। क्योंकि जो कुछ कर रहे हैं तो कम से कम देखिए, उनकी अब गूगल की व्यापारिक दृष्टि देखिए, तो दुनिया में जो बड़ी बड़ी भाषाएं हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी का विकास वे लोग कर रहे हैं। अब आप पूछिए, जैसे हमारा ध्यान रुचि जी ने भी दिलाया कि जो भाषाएं, जो माइनॉरिटी लैंग्वेज आपने कहा, तो कई सारी भारत में माइनॉरिटी लैंग्वेज भी क्यों कहा है, भारत में कई सारी ऐसी भाषाएं, जैसे मान लीजिए अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज है। तो इन 22 भाषाओं में कितनी भाषाओं में ये तकनीक सक्षम है, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो आप देखेंगे कि कई सारी भाषाएं निश्चित रूप से उपेक्षित है। चैट जीपीटी को लेकर भी जैसे 90 से अधिक भाषाओं में वो सक्षम होने की बात रुचि जी ने तो बताई, तो उसमें भी फिर आप देखिए भारत की कितनी सारी भाषाएं सक्षम हो पाई है। तो निश्चित रूप से चैट जीपीटी से आप पूछिए, वो कह देगा कि हाँ मैं कह देगा या कह देगी, क्योंकि आजकल वो भी उसकी चेतना जाग चुकी है। तो पहले केवल तो जेंडर सेंसिटिविटी उसमें नहीं थी, आजकल थोड़ा सा जेंडर सेंसिटिविटी उसमें आ चुकी है, मतलब दोनों ढंग से भी वो क्या है कह रही है, दोनों। तो उसमें ये बात है कि मैं तो 22 भाषाओं में काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कह रहा है चैट जीपीटी। लेकिन अब आप देखेंगे तो उसमें अनुवाद करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लगेगा। लेकिन क्रमिक प्रगति जो है उस ओर ऋतु जी ने आपका ध्यान आकर्षण किया है। निश्चित रूप से प्रगति तो है ही। जैसे 90 के दशक के बाद जैसे इंटरनेट भारत में आया, तो मतलब इंटरनेट का जो सुफल है हम 90 के दशक के बाद ही पाया। लगभग 90 के दशक के अंत में हमें इंटरनेट का सुफल मिलने लगा। और आज जैसे देखता हूं कि अगले ही दशक में गूगल अनुवाद तो हमारे सामने था, लेकिन तब और अब की स्थिति में अंतर देखें, निश्चित रूप से प्रगति है। और ये प्रगति क्रमिक प्रगति नहीं, तीव्र गति की प्रगति कहना चाहिए। कारण क्या है, भारतीय भाषाओं के लिए काम करने वालों की संख्या बहुत सीमित है। भारतीय भाषाओं का अध्यापन विश्वविद्यालय में हो रहा है निश्चित तौर पे, मगर उसमें तकनीकी विकास के लिए जो काम होना चाहिए, जिस रूप में हमें योगदान देना चाहिए, तो वो योगदान देने वालों की संख्या बहुत सीमित है। और योगदान उस दृष्टि से छोड़ दीजिए, जैसे अभी हमारा मतलब हमें इतनी सेंसिटाइज किया है रुचि जी ने कि जब आप देखिए, जब 1000 विश्वविद्यालय है देश में और 500 निजी विश्वविद्यालय भी जुड़ चुके हैं, तो अब इतने 1500 विश्वविद्यालय और 50,000 से ज्यादा महाविद्यालयों में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हम मान के चलेंगे उसमें कम से कम एक 40-50% विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। तो उनके अनुपात में शिक्षक भी होंगे वहां पे। और विशेषकर हम इतना मान के चलेंगे जहां पे ये अपेक्षा की जाती है। अब भारत में रिसर्चर कहते ही लोग ये कहते हैं मैं रिसर्चर नहीं हूं, या रिसर्चर कहलाना नहीं चाहेंगे कई लोग। कारण क्या, रिसर्चर का मतलब ये सोचते हैं कि वो रिसर्च स्कॉलर जैसा पद है, छोटा सा पद है, और अपने को प्रोफेसर कहलाना चाहते हैं। तो रिसर्च मतलब इतनी उपेक्षित चीज हो गई है भारत में। और विशेषकर उस दृष्टि से हम देखेंगे कि भारतीय भाषाओं में रिसर्च, तो भारतीय भाषाओं में रिसर्च उस दृष्टि से कि मतलब तकनीकी, अंतर विषयी, बहुविषयी मतलब मुद्दों पे यदि लेखन की बात यदि हम सोचें, उसमें हम काफी पिछड़े हैं। तो ये पिछड़ापन कहाँ है, मतलब जैसे मैंने कह दिया कि जैसे विकिपीडिया में जब उसमें लेख और उनकी गुणवत्ता को देखकर स्वयं विकिपीडिया ने ही अपने जो आप कहेंगे होम पेज में जाइए, तो वहां पे बहुत स्पष्ट आंकड़े दिए गए हैं। तो उस दृष्टि से काफी पिछड़ापन है हिंदी का, और हिंदी का ही नहीं बाकी भारतीय भाषाओं का।
अब दुनिया में जब 50 भाषाओं से हम पीछे रह गए उस मामले में, बाकी मामलों में भी हमें निश्चित रूप से योगदान देना है। इस ओर रुचि जी ने सबका ध्यानाकर्षण किया और उन्होंने जो भी प्रौद्योगिकी की सीमाओं पर अपनी बात रखी, वहां पे भी काफी सूझबूझ के साथ और काफी चिंतन के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। विशेषकर डिजिटल निरक्षरता जैसे मुद्दे और अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए मतलब तकनीक का अभाव या टेक्नोलॉजी के विकास की गति में मतलब गति क्या है, वहां पे सोच भी नहीं रहे हैं। कारण क्या है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपर्स जो भी हैं, तो उनको मार्केट देखकर ही वे डेवलप कर रहे हैं। तो भाषा की सेंसिटिविटी उनके पास कम है, तो वो सेंसिटिविटी हमें अपनी भाषाओं को लेकर होनी चाहिए। तो यही ध्यानाकर्षण उन्होंने किया और भाषा कौशलों में कमी को लेकर भी उन्होंने बात कही। निश्चित रूप से मतलब हम जब प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे तो हम प्रौद्योगिकी के समर्थन में, विशेषकर जैसे मैंने कहा, अब हमने जैसे अनुवाद से संबंधित औजारों में जो कमी रह गई है, तो उन औजारों के विकास के लिए, विकास को यदि सुनिश्चित करना है, निश्चित रूप से हमें भी अपना योगदान सुनिश्चित करना है। और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको एक सीमा के रूप में रुचि जी ने रेखांकित किया, वो डिजिटल विभाजन है। तो डिजिटल विभाजन आज डिजिटल साधनों का मतलब विशेषकर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो डिजिटल साधन जब 90 के दशक में हमने देखा, जहां जिन शहरों या गांवों में बहुत सीमित टेलीफोन होते थे, अब हर एक जेब में एक है मोबाइल। तो उस दृष्टि से काफी अमीर साबित हो रहे हैं हम लोग। और दूसरा, दुनिया के तमाम देशों से भी एक अच्छी बात यह है कि भारत के संदर्भ में, भारत में आपको टेलीफोन चार्जेस जो भी है, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, डाटा के चार्जेस बहुत जो है कम दाम में हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पा रहे हैं। और लेकिन डिजिटल विभाजन, जैसे रुचि जी ने कहा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो वास्तव में डिजिटल चेतना की कमी जो रह गई, धन्यवाद हमें देना चाहिए कोरोना कालावधि को और स्मार्टफोन को, जिसकी वजह से चेतना तो बढ़ रही है, मगर लोग जो हैं, आज मैं देखता हूं कि सुबह शाम रात, तो 3 वक्त क्या 4 वक्त या 10 वक्त भी जो है अपना स्टेटस अपडेट करना या अपने एफबी में कुछ अपनी चीजें डालना, राइट। फेसबुक क्या है, वो अपने फेस दिखाने के लिए फेसबुक बन गया क्या? ऐसी स्थितियों में हम दिखते हैं। तब किसी की ये चिंता नहीं है कि हमें इन डिजिटल साधनों का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा या अपने विषय क्षेत्र जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हम प्रगति की दिशा में आगे बढ़े। तो उस दृष्टि से यदि हम प्रयास करें, निश्चित रूप से हमारी प्रगति हो पाती है। इसी ओर ध्यानाकर्षण किया डॉक्टर रुचि जी ने, इसके लिए मैं उनका पुनः अभिनंदन करना चाहता हूं। और विशेषकर उन्होंने कई सारे ऐसे मुद्दे हमारे सामने रखे हैं, तो जिसमें एक समस्या के रूप में उसको दिखाते उसका समाधान भी उन्होंने किया है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर उन्होंने कई सारे ऐसे मतलब आयाम लिए हैं, तो जिनको लेकर आज चिंतन की बड़ी आवश्यकता है और उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। और प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को लेकर भी उन्होंने हमारा ध्यानाकर्षण किया। और उनका ये स्टेटमेंट हम सबके लिए एक आदर्श वाक्य है कि संतुलन ही सफलता की कुंजी है। मतलब हम जब तक संतुलन के साथ प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं करते, तो एक बार कई सारी बातों पर मैं बोलना चाहता था, लेकिन काफी समय हो गया। तो हम लोग आमतौर पे 1 घंटे की कार्यशाला कहते हुए हम लोग 2.5 घंटे तक करते ही रहते हैं। और जैसे रुचि जी ने कहा कि मैं सहमत नहीं हूं कि गलत कार्य करता है चैट जीपीटी, वो तो देता है वहां स्टैट्यूटरी वार्निंग, तो आपके जवाब भी गलत होते हैं। यस, जरूर सक्षम है चैट जीपीटी, काफी दृष्टियों से उसके जो भी अद्यतन संस्करण आ रहे हैं उसमें तो काफी काम हो रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें 24 घंटे लोगों को लगे रहकर काम करना पड़ता है। लाखों की संख्या में लोग लगे रहते हैं
तो टेक्नोलॉजी के विकास में, इसलिए निश्चित रूप से उनकी रोजी रोटी की भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे व्यापारिक मॉडल है जरूर। तो जो भी हमारे सामने वो पेश कर रहे हैं, तो भारत जैसे, हमें गरीब देश तो नहीं कहेंगे, हम भी संपन्न देशों में ही अब मानना पड़ेगा हमें, और 2047 तक हम लोग विकसित भारत कहना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से तो मानेंगे। लेकिन अब अपेक्षाएं क्या है ये सारी टेक्नोलॉजी कंपनियों की? तो ये अपेक्षा ये करते हैं कि जब 1000 लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 1% लोग उनके अपने सब्सक्राइबर बने। तो उस दृष्टि से तो निश्चित रूप से चैट जीपीटी की ये भी नीति है कि आपको गलतियां भी करके सामने रख ही देते हैं, देखते हैं कि आपका कितना विवेक है। तो उस विवेक का पालन ना करने वाले सीधा आकर मंचों पर उनका भाषण ऐसे कह देते हैं कि हमारा बहुत सोच समझ कर हमने भाषण दिया है। तो वो चैट जीपीटी का ही महत्व होता है, तो वहां पता चल जाता है, नंगा कर देता है चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी का टेस्टिंग काफी मैंने किया है, चाहे तो वो आप दे दीजिए, कोई भी विषय दे दीजिए प्रॉम्प्ट्स, तो उसमें वो जानबूझकर कर देता है, आपका टेस्ट करता है वो। तो आप कहेंगे कि ये गलत है, तो आपने अच्छा पहचाना, फिर वो कहेगा कि फिर ठीक करेगा। तो ये सारी चीजें, ये सारी व्यापारिक नीतियां हैं। तो तब वो करते करते वो बीच में कह देगा कि मैं इतना एडवांस्ड काम करने में अक्षम हूँ। वो सक्षम है फिर भी अक्षम हो, कहते हुए आप चाहे तो आगे के वर्जन का प्रयोग कर लीजिए। आगे का वर्जन प्रयोग करना है तो सैंपल भी दे देता, अभी के लिए आपको फ्री है। सैंपल के बाद फिर आप मतलब लगातार आप प्रयोग करना चाहेंगे, निश्चित तौर पे उसके लिए कुछ तो मतलब आपको अंशदान देना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के बिना आप लोग प्रयोग लगातार नहीं कर सकते, ये सारी अपनी सीमाएं हैं। गूगल को लेकर मैं कहता था किसी दौर में कि भाषा से संबंधित यदि नोबेल प्राइज देना है तो गूगल को देना चाहिए, क्योंकि गूगल का वो योगदान व्यापारिक दृष्टि से भले ही हो, उस समय उतना योगदान था। आप देखिए, जिस स्कैनर को लेके हम बात करते थे और स्कैनर में कागज घुसा के कितना तड़पते थे, आज आप देखिए आपके अपने मोबाइल से आसमान का भी स्कैन कर पाते हैं। तो जिस लेंस के माध्यम से आप जो कर पा रहे हैं चमत्कार, तो जैसे हमारे सामने जो रुचि कुमारी जी ने अनुवाद से लेकर अनुवाद से संबंधित जो भी साधन है, सुविधाएं हैं, उसको लेकर तमाम आयाम पर उन्होंने बात रखी है। तो जब गूगल को आप देखेंगे, गूगल जब इतना कुछ कर पा रहा है, आपके लिए इतना कुछ किया है, तो हम कितना गूगल को योगदान दे रहे हैं देखा जाए तो मैं एक एनेक्डोट जैसे कि क्योंकि उसके विकास से आनंदित रुचि कुमारी जी ने तमाम आयाम पर बात तो की है, मैं भी आपके समक्ष एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जब से मतलब शिक्षा के क्षेत्र में नहीं था, मैं एक अधिकारी था एक शहर में, और वहाँ आसपास में ज्यादा मतलब चोरियां होती थी, और जो तथाकथित अपराधी जो थे, तो वे उस प्रांत के नहीं थे जिस प्रांत में चोरियां हो रही है। तो उस प्रांत में मतलब पुलिस की फाइलें, मैं जानबूझकर यहाँ जगह नहीं बता रहा हूँ, तो उस प्रांत में जो भी पुलिस की फाइलें हैं वो स्थानीय भाषा में होती थी, और चोर तो हिंदी प्रदेश के निकले। और वहां से जो भी उनके वकील आए, उन्होंने अदालत में ये मांग की है कि पुलिस की तमाम फाइलें हमें हिंदी में चाहिए, और वहां हिंदी नहीं चलती थी। और अदालत ने ऐसा कह दिया कि ठीक है, जब ये मांग की गई, कल तक हम उपलब्ध करवा देंगे, कल तक। देखिए, तो तब मशीन का इतना विकास नहीं था, तो उस समय वहां पे कल तक के लिए, तो वहां पे कोर्ट में आश्वासन दिया गया और आदेश भी दिया गया कि पुलिस कल तक पूरी फाइलें तो हिंदी में पेश करें। अब पुलिस अधिकारियों के सामने, जिले स्तर के अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती साबित हो गई कि उनकी तमाम फाइलें, जितनी कुछ उन्होंने लिखी है, एफआईआर से लेकर बहुत सारे, यहाँ तक कि कानून की कागजात भी, उनके अपनी मतलब स्थानीय भाषा में उनके जो भी कानून थे, उन सबको अब हिंदी में करना। तो उन्होंने सोचा, तो अपने विभाग में जैसे रुखसाना जैसी कोई एक विद्वत महिला मिली, तो उनको बुलाया, एक इंस्पेक्टर थी जैसे हमारे उमेश जी थे, बुलाया कि कल तक आपको ये सारे कागज हिंदी में बना के लाना है। तो बड़े अधिकारी एसपी साहब को तो बहुत आसान लग गया कहना,
और इन्होंने भी सोचा चलो कुछ तो होगा, मैं कर लूंगी अपनी भाषा में, तो वो हाथ में ले ली और जैसे ही खोल के देखी तो उनको नानी याद आई। तो करना तो मुश्किल है। अब चूंकि वो इंस्पेक्टर थी तो पूरे शहर में भ्रमण किया, जहां जहां शैक्षिक संस्थान है वहां चली गई। शैक्षिक संस्थान वालों ने कह दिया कि ये तो इतना आसान काम नहीं है, और किसी ने कह दिया कि इस शहर में एक बंदा रहता है, उसके पास जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो सीधा मेरे पास आ गई, मेरे चपरासी ने उनको रोका, फिर उन्होंने कहा मैं तो पुलिस अधिकारी हूँ, कार्ड दिखाया, फिर अंदर मेरे चैम्बर में घुस गए। घुसने के बाद पहले तो एक एक मिनट थी विनम्रता उनकी, उसके बाद कह दिया तो आपको ये काम किसी भी ढंग से कर देना चाहिए। उनको पता चल गया इसके बंदे से काम हो जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले सोचिए, आप जिस भाषा की बात कर रहे हैं मैं उस भाषा का जानकार नहीं हूँ। सबसे पहले आप जो कह रहे हैं वो विद्वत्ता मेरे पास है, अनुवाद तो कर सकता हूँ। आप बैठिए मेरे साथ, आपकी अपनी भाषा में जो बात है वो मैं जिस भाषा में समझता हूँ उसमें समझा दीजिए, मैं कर दूंगा हिंदी में, ठीक है। तो कम से कम मुझे अंग्रेजी में कर दीजिए आपकी बात, तो मैं कर दूंगा। मतलब उनकी पूरी फाइलें अंग्रेजी में चाहिए। और जैसे ही मैंने कह दिया तो उन्होंने बहुत निराश हो गई। मैं इतनी आशा के साथ आ गई थी कि आपके पास काम हो जाएगा। मैंने इतना ही कहा, देखिए इस शहर में जितने भी हिंदी जानने वाले विद्वान हैं उनको 4-4 कागज पकड़ा दीजिए, ठीक है। उनसे कह दीजिए दोपहर तक वे कर दें और मेरे पास उठा के लाइए, मैं स्टैंडर्डाइज करके आज रात तक मैं आपको दे दूंगा। वैसे काम हो पाएगा जैसे मैं आपने कहा कोलैबोरेशन टूल की बात, तो सबसे कोलैबोरेट कीजिए, करवा दीजिए, तभी होगा, अन्यथा नहीं। तो मैंने सोचा चलो मान लीजिए ये महिला दोपहर तक मेरे पास पूरा अंग्रेजी वर्जन लेके आएंगी, तो मैं क्या करूं। तो मान लीजिए वो शहर में किसी से मतलब काम ना लेके मुझे ही वो काम थोपेगी, अंग्रेजी में वर्जन लेके आएगी, मैं क्या करूं। तो तब भी संभव नहीं कि रात भर में कर पाऊं, तो क्योंकि इतने सारे पन्ने थे। तो मैंने गूगल मामा से कहा, मामा जी आप मुझे मुझे मदद कीजिए। तो गूगल का प्रयोग वैसे तो देखा था, तब भी गूगल के बारे में काफी तारीफ मैंने की थी। तो गूगल के साथ बैठकर मैंने 2-4 काम किया। सबसे पहले कहा, तो मैंने कहा हाउ आर यू, अंग्रेजी में कहा, और गूगल ने दिया कैसे आप। देखिए दो ही शब्द, कैसे आप कैसे हैं का जवाब नहीं था। ये बात है 2006 और 6 4 और 6 के बीच की बात, 2004 5 6 के बीच की बात कह रहा हूं मैं। और दूसरा मैंने जवाब दे दिया, हाउ आर यू का मतलब मैंने कह दिया अंग्रेजी में फाइन। तो उसने क्या जवाब दिया आपको तो पता होगा, जुर्माना लिख दिया उसने, ठीक है। तो जुर्माना जो अदालत में लगाते हैं वो जुर्माना का जवाब मुझे दे दिया। तो अब ये दोनों काफी थे मेरे लिए। अब ये मामला जो है अदालत का मामला है, अदालत के मामले में ऐसा अनुवाद काम नहीं चलेगा। जिस अनुवाद को लेकर मिता जी की शिकायत थी कि आज शैक्षिक जगत में जो तंद्रा है और जो भी प्रगति है कि मतलब अपने काम के लिए अपनी क्षमता का प्रयोग जो करना चाहिए उसको छोड़ के मशीन का प्रयोग करके उसी पर छोड़ रहे हैं लोग, तो वो सच्चाई मिता जी ने जो भी बताई। तो वैसी स्थिति में मैंने सीधा ही उस इंस्पेक्टर साहिबा को कहा, मैडम जी ये बात बिल्कुल अभी मशीन करने में सक्षम नहीं है। मैंने सोचा था कि आप अंग्रेजी में लेके आएंगे तो मशीन से कुछ काम करवा कर मैं सही करूं। तो आप यदि ये काम करवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पूरे शहर में सबसे कुछ कुछ काम करवाइए, तभी होगा। तो अब देखिए उस जमाने से लेकर आज तक जो भी प्रगति है, जैसे भावनात्मक अनुवाद करने में निश्चित रूप से वो सक्षम नहीं है, तो वह कई सारे लाइव उदाहरण देके रुचि जी ने हमें जागृत किया है। विशेषकर जो भी फिल्मी डायलॉग है वो उनका अनुवाद करके उन्होंने हमारी चेतना जगाई है कि अभी इस मामले में ये सक्षम नहीं है। तो गूगल से ज्यादा आजकल आपको चैट जीपीटी भी अपने मतलब बता देता है कि मैं ज्यादा सक्षम हूँ। तो लेकिन मशीन पर निर्भरता को लेकर जो ऋचि जी ने कहा, निश्चित रूप से हमें एक प्रकार से संतुलन करते हुए हमें काम लेना चाहिए। जिस हद तक मतलब जब कोई काम जल्दी में करना है तब मशीन का प्रयोग हमने किया, और जैसे आपने सीधा उदाहरण भी दे दिया कि कई सारे आप ईमेल का जवाब देना चाहते हैं तो अच्छी भाषा में देना चाहते हो तो तब तो सीधा आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिसर्च पेपर बनाना है या आपको
कोई असाइनमेंट बनाना है, यथावत जो कुछ उसने आउटपुट दिया उठा के ले जाके किसी के सामने पेश किया है। तो ये सारी चेतना जागृत करते हुए तो रुचि कुमारी जी ने आज भाषा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के तमाम आयामों पर विस्तार से जो अपने विचार दिए हैं, इसके लिए पुनः मैं उनके प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। और निश्चित रूप से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि कई आयामों पर उनका अपना चिंतन है, चेतना है, जिस वजह से उन्होंने इस विषय को लेकर तो आप सबके समक्ष ऐसे विवेकपूर्ण बातें कही है। तो इसके लिए पुनः उनका अभिनंदन करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए उमेश जी और रुखसाना जी को मैं सौंप रहा हूँ। तो आरयूसी और आरएके ने आज हमारे इस मंच को ज्यादा प्रबल बनाया। तो रुखसाना और रुचि जी ने, तो दोनों का हार्दिक अभिनंदन, और आगे की कार्रवाई उमेश जी करें। जी, बहुत बहुत आभार सर। हमेशा की तरह एक बार पुनः आपका जो अध्यक्षीय भाषण रहा हम लोगों के लिए काफ़ी मार्गदर्शक, काफ़ी कुछ सीखने के लिए और काफ़ी कुछ बिंदुओं पर चिंतन करने के लिए। जितने आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं एक बार निवेदन करूंगा कि आगामी 1-2 मिनट में आप अपने वीडियो को, कैमरे को ऑन कर लें ताकि हम इसकी ग्रुप फोटोग्राफी कर सकें। विनम्र अनुरोध है जो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग भी स्नैपशॉट ले लें, हमारे ग्रुपों में उपलब्ध करा देंगे तो हमारे पास सहजता से प्राप्त हो जाएगा। और एक बार पुनः मैं रुचि महोदया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। आज महोदया के समक्ष भी तकनीकी व्यवधान आई थी और हमारे समक्ष में बीच में नेटवर्क हमारा वाईफाई चला गया था, जिसके कारण से थोड़ा सा व्यवधान हुआ। उसके लिए मैं भी क्षमा चाहता हूँ। और इतने कुशल और सुंदर संचालन के लिए मैं रुखसाना जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि कल जब मैंने उन्हें शाम को निवेदन किया, चूंकि इनकी व्यस्तता भी काफी रहती है, आप छात्रा हैं लेकिन उसके साथ साथ आप अध्ययन अध्यापन का भी काम देखती हैं। जब मैं आपसे निवेदन किया, आपने उसको सहर्ष स्वीकार किया। आपका भी विनम्र आभार करता हूँ। चूंकि समय काफी हो गया है, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने जिस माध्यम से जुड़े हैं आप स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ले लें। अब समय आ गया है कि हम हमारी जो संस्कृति है, आभासी संस्कृति है, उस गरिमा का ख्याल रखते हुए जो भी विद्वान इस आभासी पटल पर ज्ञानदान देते हैं, हम उन्हें विश्वविद्यालय और मंत्रालय की तरफ से एक प्रमाण पत्र से सम्मानित करते हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं रुचि महोदया को मैं प्रमाण पत्र आभासी पटल से आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति में प्रदान कर रहा हूं। आप लोग तकनीकी का उपयोग करते हुए करतल ध्वनि से उनका आभार व्यक्त कीजिएगा। महोदया ने बहुत ही सुंदर आज वक्तव्य रखा था। मैं स्क्रीन शेयर एक बार कर देता हूं। तो मैम के ज्ञानदान के लिए हम सभी श्रोताओं के अंदर जो चेतना आपने जागृत किया है उसके लिए एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और यह प्रमाण पत्र आपको डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर की माध्यम से और आप सभी श्रोताओं की गरिमा में उपस्थिति में, आभासी उपस्थिति में आपको प्रदान किया जाता है। एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ इतना सुंदर संचालन के लिए सुश्री रुखसाना खातून जी को भी यह प्रमाण पत्र शिक्षा मंत्रालय और पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आपको प्रदान किया जाता है। आप दोनों का एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब समय आ गया है कि हम विद्वानों को जो प्रमाण पत्र दिए हैं, हमारे जो आभासी श्रोता जुड़े हैं, उनकी भी इच्छा होगी कि उन्हें कब प्रमाण पत्र दिया जाएगा। काफी लोगों की जिज्ञासाएं काफी देर से आ रही थी कि प्रमाण पत्र का लिंक कब दिया जाएगा। तो अब इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए निःशुल्क ज्ञान उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन आप लोग प्रमाण पत्र के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों। लीजिए, मैं आप लोगों को लिंक उपलब्ध करा दे रहा हूं। आप लोग भी अपनी प्रतिपुष्टि हमारे तक पहुंचाएं और प्रतिभाग प्रमाण पत्र प्राप्त करें। साथियों, नमस्ते सर। एक महत्वपूर्ण जी नमस्कार मैम। सर जी मैं बताएं। यहाँ हैदराबाद से हूँ और मेरा नाम डॉक्टर बबीता है। संत डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ। वहाँ की कुछ विद्यार्थी जो आप लिंक भेजे थे प्रतियोगिता के लिए पार्टिसिपेशन, जी तो उसमें हम उन लोग को भी अप्लाई करने के लिए बोले हैं। गूगल फॉर्म वो लोग भी जी भरी हैं।
तो जी। सर तो मतलब डिग्री के बच्चों को भी शोध के तरफ थोड़ा इंटरेस्ट हो, तो कुछ उस तरह से कुछ बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल महोदया। डिग्री जी। जी सर। मैं एक बार आपको जिस प्रतियोगिता के बारे में आप चर्चा कर रही हैं, मैं संक्षिप्त में 1 मिनट में बता देता हूं। बाकी शोध के लिए मुझे लग रहा है बाबू सर इस संबंध में अच्छा हम सभी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो प्रतियोगिता है वो हिंदी उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग को, जिनकी युवा वर्ग रखी गई है 18 से 25 साल के जो युवा हैं, वह किसी भी क्लास में हो, किसी भी कक्षा में हो, किसी भी विषय के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, वह पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण का लिंक आप लोगों को प्राप्त होगा और वैश्विक हिंदी परिवार का जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर पंजीकरण आप कर सकते हैं। 25 तारीख मतलब कल पंजीकरण की अंतिम तिथि है और 28 तारीख को वह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जैसे ही आप लोग पंजीकरण करेंगे, आप पंजीकरण करते ही स्क्रीन पर 300 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक आपको प्राप्त हो जाएगा और जब 28 तारीख को परीक्षा ली जाएगी तो उन्हीं 300 प्रश्नों में से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक का समय रहेगा। रविवार का दिन है। आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं उससे किसी भी समय जुड़कर आप लॉगिन करेंगे, अपना मेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड जो क्रिएट किए रहेंगे उसके माध्यम से आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप एक बार जुड़ जाएंगे, आधा घंटे के बाद आपका समय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा कभी लॉगिन नहीं कर सकते। इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। चूंकि आईटी टीम में मैं भी हूँ, तो उसके माध्यम से आप 50 प्रश्नों का उत्तर 30 मिनट में दे सकते हैं और जैसे ही आप अपना उत्तर सबमिट करेंगे, आपको प्रमाण पत्र स्व मूल्यांकन के आधार पर वहां पर प्राप्त हो जाएगा। 50 में से जितने प्रश्न सही रहेंगे उस हिसाब से आपकी ग्रेडिंग की जाएगी और ग्रेडिंग के माध्यम से वहां पर दे दिया जाएगा। इसके साथ प्रत्येक हिंदी उत्तर प्रदेश में जो विद्यार्थी उत्कृष्ट 5 स्थान प्राप्त करेंगे, टॉप 5 को, उनको सम्मानित भी किया जाएगा किसी बड़े मंच से। तो यह सूचना है। अब मैं निवेदन करूंगा बाबू सर से कि सर शोध के बारे में आप महोदया का मार्गदर्शन करें। उमेश जी, आपको पता है कि मैंने कहा था 44वीं कार्यशाला में ही लेने जा रहा हूँ और विषय तो आपको बताया नहीं जी था, जी शोध को जी लेकर सर। ही विषय था। और अभी रुचि जी ने भी वही कहा, तो विशेषकर जो आंकड़े बताकर हमें सेंसिटाइज किया कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में शोध करने वाले, विशेषकर और शोध को वैसे विकसित करने वाले बहुत कम संख्या में दिख रहे हैं, तो वो तो उन के आंकड़ों के साथ। तो उस दृष्टि से बबीता जी, मैं मानता हूं कि आप हिंदी ही पढ़ा रही है और हिंदी माध्यम से शोध के लिए यदि आप अपने छात्रों को प्रेरित करना चाहते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। उसके लिए ये मंच आपको जरूर मदद करने के लिए तैयार है। और हम लोग जो विशेषकर टेक्नोलॉजी को लेकर, कल परसों मेरा डिजिटल ह्यूमैनिटीज पे मेरा व्याख्यान था एक और मंच पे, तो आप ये जो एडवांसमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी प्रयोग करते हुए हम अनुसंधान करने की जो बातें कर रहे हैं, इसका आशय यही है कि आज विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो प्रावधान किया गया, तो 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद फिर से आपको जो निर्धारित अंक हासिल करेंगे उनको फिर से कोई स्नातकोत्तर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, सीधा डॉक्टरल पाठ्यक्रम में वे जा सकते हैं। तो अब स्पष्ट है कि स्नातक के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर ही जो है अनुसंधान प्रविधियां सीखकर अनुसंधान का कार्य शुरू करना होगा, तभी जाकर वे आगे के अनुसंधान कार्यों में सफल हो पाएंगे। तो इस दृष्टि से उनके लिए आवश्यक जो भी चेतना जगाना है, वो भी हम लोग अपना एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए आगे की कार्यशालाओं में ऐसे विषय हम लोग जोड़ रहे हैं। तो आप अपने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारे इस कार्यशालाओं में वे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको मार्गदर्शन मिलेगा। तो 44वीं कार्यशाला में हम अनुसंधान पर ही केंद्रित कर रहे हैं और आगे कई सारी ऐसी कार्यशालाएं होंगी जिनमें हम लोग अनुसंधान की चेतना और अनुसंधान के कौशल विद्यार्थियों में बढ़ाने की दृष्टि से भी और टेक्नोलॉजी का सक्षम प्रयोग करते हुए और विशेषकर नैतिक दृष्टि से तो जो भी करना है एथिकल पर्सपेक्टिव में, वो चेतना भी हम लोग जगाएंगे। धन्यवाद उमेश जी। और आगे जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आपने धन्यवाद संकेत भी दे दिया कि हम आज 42वीं कार्यशाला कर रहे हैं। इसके बाद 43वीं कार्यशाला के बाद जो 44वीं कार्यशाला हमारी होगी
सर का महत्वपूर्ण व्याख्यान होगा उस दौरान, करीब 1 घंटे का सर का व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी और शोध से संबंधित रहेगा। मेरा अनुरोध आप सभी से रहेगा कि जो लोग इच्छुक हैं, जो इसमें कुछ सीखना चाहते हैं, आप लोग अवश्य जुड़ें। हालांकि हमारी जितनी व्याख्यान श्रृंखलाएं आयोजित की जा रही हैं, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर और विद्वान वक्ताओं द्वारा आयोजित की जा रही है। आप कोई भी व्याख्यान आप उठाकर देख लीजिए, हमारे पूरे यूट्यूब लिंक भाषा प्रौद्योगिकी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर उपलब्ध है। आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी मैंने जिस प्रतियोगिता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे उसका लिंक मैं चैट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया हूं। आप सभी को एक बार पुनः बता दे रहा हूं कि यह जो हमारे हिंदीतर प्रदेशों के जो युवा हैं, 18 से 25 साल के युवा हैं, उनको भारतीय भाषा और संस्कृत से अवगत कराने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो ऑनलाइन माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क है। बहुत अच्छा अवसर है हिंदीतर प्रदेश के युवाओं के लिए कि इस प्रतियोगिता से जुड़कर अपनी ज्ञान चेतना बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीजें उनको बहुत सारी विविध विषयों पर उनको पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और उसके बाद परीक्षा दे सकते हैं घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो हम लोग इस साप्ताहिक कार्यशाला के साथ हम 2 विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं चला रहे हैं आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल सर के मार्गदर्शन में। एक प्रत्येक पूर्णवासी के दिन हम लोग आयोजित करते हैं भाषा चिंतन परंपरा पर, और दूसरा हम लोग आयोजित करते हैं प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान श्रृंखला होती है। 2 व्याख्यान श्रृंखला उनकी हो चुकी है और तीसरी जो व्याख्यान श्रृंखला है आगामी शनिवार अर्थात 27 तारीख को आयोजित की जाएगी, सेम इसी लिंक पर शाम के 6 बजे से। तो अनुरोध है कि अगर आप लोग अपनी ज्ञान चेतना में अभिवृद्धि करना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य जुड़ें। इसके साथ साथ जितने आभासी विद्वान जुड़े हुए हैं, एक बार पुनः आप सभी की सक्रियता को मैं नमन करता हूं और अनुरोध करूंगा कि अगर इस पटल पर किसी प्रकार का आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। अब मैं कार्यशाला के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं और मैं देख पा रहा हूं कि डॉक्टर कृष्णा आर्या महोदय हरियाणा से जुड़ी हुई हैं। आप लोक गायिका हैं। अनुरोध करूंगा कि आप किसी एक लोकगीत के माध्यम से आज पुनः इस पटल को समृद्ध करें, मंत्रमुग्ध करें। महोदय स्वागत है। सभी को सादर नमस्कार। मैं अपना एक भक्ति गीत आपके सामने रखना चाहूंगी। तुझ में ओ मैं मुझ में ओ मैं सब में ओ मैं समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओ मैं मुझ में ओ मैं सब में ही ओ मैं समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हम सब, एक हमारी माता, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, एक हमारा दाता। पता नहीं किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओ मैं मुझ में ओ मैं सब में ही ओ मैं समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के फूल सारे, एक माला के मोती, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति, सब में एक ही ज्योति। पता नहीं उस कारीगर ने किस मिट्टी से बनाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ दो,
दीवारों को तोड़ दो, बदला जमाना हम भी बदले, बुरी आदतें छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ही ओम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महोदया। वास्तव में एक बार पुनः आपने हमेशा की तरह एक बार हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया कार्यशाला के अंतिम पड़ाव पर। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपकी सक्रियता को नमन करता हूं कि लगातार अपनी व्यस्ततम जो कार्यक्रम है कि व्यस्तता के बावजूद भी आप लगातार हमसे जुड़ती रहती हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि आप जब इस पटल को अपने लोकगीत के माध्यम से समृद्ध नहीं करती हैं। एक बार पुनः आप सभी की सक्रियता को नमन करता हूं और विशेष रूप से रुचि मैम के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए हमारे पटल को समृद्ध की। तमाम कठिनाइयां आपको पिछले 2-3 दिनों से आ रही थी, लगातार आपके कॉलेज में व्यस्तता थी, संस्थान में व्यस्तता थी, आपको कई जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन आप उन जिम्मेदारियों से परे आप हमारे निवेदन को स्वीकार की। बाबू सर का भी आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार सर का मार्गदर्शन निर्देशन हमें प्राप्त होता रहता है। और आज के सफल संचालन के लिए मैं रुखसाना जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं और अगले आगामी शनिवार को फिर हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक नए शब्द चिंतन के साथ हम लोग इसी आभासी मंच पर जुड़ेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।